नॉवल वर्जन ऑडियो सीरीज इन हिंदी ऑडियो एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। अध्याय 1.1 क्रॉसिंग। कोई भी जल्दी आओ। यंग मास्टर ने अपनी कलाई काट ली और आत्महत्या कर ली। कोई। नींद की स्तब्धता से जागते हुए ये हुआन ने चारों ओर देखा और अपनी आकृति को एक नरम बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। वो धीरे से बुदबुदाया और अपनी कनपटी को रगड़ा। उसकी कलाई से तीव्र दर्द की लहरें निकली जिससे उसके होठों के किनारे पर एक झुर्रियां बन गई। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसकी बाईं कलाई गुलगुले की तरह लिपटी हुई थी। हे भगवान, यह क्या है? उलझन में ये हुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बाईं कलाई घायल हो गई है, लेकिन हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई और पूरी तरह से खुल गई। यादों का बड़ा भंडार अचानक उसके सिर पर उमड़ पड़ा। गहरा सूर्य साम्राज्य, दक्षिणी साइनवुड वन, क्लाउड मर्ज सिटी। ये परिवार के युवा मास्टर ये हुआन। स्मृति ने उसके मस्तिष्क को उत्तेजित कर दिया, जिससे युवक ने अपने दांत पीस लिए और एक अथाह खून जमा देने वाली चीख निकाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन काफी देर के बाद उसके माथे पर उभरी हुई नसें पीछे हट गई। क्या चल रहा है? क्या मैं स्थानांतरित हो गया? अपने दिमाग में चल रही यादों को महसूस करते हुए ये हुआन जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला और प्रतिबिंबित दर्पण को देखा और पाया कि शरीर बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था। यहां तक कि सूरज के संपर्क में आने वाला धूप से जला हुआ काला रंग भी वैसा ही था। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि स्थानांतरण से पहले क्या हुआ था। उस समय वो पाम रीडिंग नामक वेबसाइट पर एक उपन्यास पढ़ रहे थे। छत पर रोशनियां अचानक टिमटिमा उठी, मानो किसी चलचित्र की तरह कुछ भव्य घटित होने वाला हो। हालांकि अगले पल जो हुआ वो अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। छत पर लगी लाइटें बुझ गईं और उसके सामने 30 इंच का डिस्प्ले मॉनिटर, जिसे उसने बड़ी रकम में खरीदा था, गड़गड़ाने लगा और वैक्यूम क्लीनर की तरह चीजों को सोखने लगा। इंस्टेंट नूडल्स, माउस, कीबोर्ड, मोबाइल फोन, सभी को मॉनिटर डिस्प्ले में समा लिया गया। अंत में ये जुबान भी दयनीय गर्द से बच निकलने में असमर्थ रही। वो बिजली के कट की तेज आवाज सुन सकता था जो कानों को छेदने वाली और कठोर थी। क्या मैं सचमुच स्थानांतरित हो गया हूं या मैं सपना देख रहा हूं? ये जुबान अनिश्चित थी। जैसे ही वो मामले की सच्चाई को सत्यापित करने के लिए खुद को चुटकी काटने वाला था, बाहर के दरवाजे से कदमों की आवाज गूंज उठी, जिसके बाद एक पतली आकृति दिखाई दी। युवा मास्टर, आप जाग रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो लगभग 12 या 13 वर्ष की होगी, लंबा, पतला और उसका चेहरा नाजुक रूप से प्राकृतिक था, जैसे कि स्वर्ग द्वारा बनाया गया हो। जैसे ही वो मुड़ा, एक स्मृति तैर गई। वो उनकी निजी नौकरानी लियूर थी। उसके होंठ खुल गए, लेकिन इससे पहले कि कोई शब्द निकलता, उसे लगा कि 10,000 सुइयां उसके सौर जाल में चुभ रही हैं। अचानक हुए दर्द के कारण वो लगभग बेहोश हो गया। अब वो निश्चित रूप से स्थानांतरित हो गया था। यह अब कोई सपना नहीं था। आह! ये हुआन चिल्लाया। युवा मास्टर, जल्दी से लेट जाओ। उसकी पीड़ा की स्थिति को देखकर लियूर आगे बढ़ा और उसे बिस्तर के किनारे ले गया। युवा मास्टर, आपका दांतियन टूट गया है और आपने अपनी सारी खेती खो दी है। बेहतर होगा कि आप फिलहाल आराम करें। क्या? उसका दांतियन टूट गया, खेती खो गई। सदमे से उबरते हुए ये जुबान लड़खड़ा गई। चारों ओर महसूस करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने शरीर के अंदर देखने की अतिरिक्त क्षमता हासिल कर ली है। वह महसूस कर सकता था कि उसका दांतियान खाली था और उसका दिल धड़क रहा था। खालीपन की एक अजीब सी अनुभूति उसे पूरी तरह से भर रही थी। क्या तमाशा चल रहा है? मैं टूटे हुए डेंटियन वाले एक बदकिस्मत आदमी के रूप में इस स्थान पर क्यों स्थानांतरित हुआ? ये जुबान असहाय थी। हालांकि उसे अचानक अपने टूटे हुए डेंटियन के भीतर कुछ असाधारण चीज का पता चला। यह एक सुनहरा गोला था। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 1.2 पार करना। मेरे डेंटियन में छेद इस सुनहरी गेंद के आकार के समान है। क्या तुम वही हो जिसके कारण मेरी सारी खेती नष्ट हो गई? ये हुआन समझ गया। हालांकि उन्होंने कुछ काल्पनिक उपन्यास पढ़े, लेकिन उन्हें कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली। ये सुनहरी गेंद वास्तव में क्या है? वह अतीत को याद करने लगा। 3 दिन पहले ये हुआन उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया बदकिस्मत भूत ये कबीले के आंगन के पीछे अपनी पहली कला का अभ्यास कर रहा था और संयोग से उसने एक सुनहरी गेंद उठा ली। उसके बाद सुनहरी गेंद सीधे उसके डेंटियन में घुस गई और एक बड़ा छेद बना दिया, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लीक हो गई और संघनित होने में असमर्थ हो गई। इसके अलावा डेंटियन के अलावा मार्शल योद्धा प्रत्येक मध्याह्न रेखा में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छिपा सकते थे। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सुनहरी गेंद उनके डेंटियन के अंदर टूट गई और उनके शरीर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना स्तर को सोख लिया, जिससे वो एक सामान्य व्यक्ति बन गए। वो मूल रूप से ये कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने मार्शल पथ के चौथे चरण को पार कर लिया। उस समय केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही उनकी तुलना कर पाते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अब उसके शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भी बूंद नहीं बची थी। संभवतः उसकी तुलना उस कबीले के किसी बच्चे से भी नहीं की जा सकती। किसी को पता होना चाहिए कि ये चांद बचपन से ही मार्शल तरीके का अभ्यास करते हैं। यहाँ तक कि 10 साल का बच्चा भी मार्शल पाथ के पहले चरण में था। अपनी सारी खेती खोने के बाद ये हुआन ने अपना प्रशिक्षण जारी रखा और यहाँ तक कि सुनहरी गेंद को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से रोकने का भी प्रयास किया। उसने बड़ी संख्या में खजाने और संसाधनों का भी उपभोग किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये खबर फैली तो शहर में उथल पुथल मच गई, क्योंकि उसे हाल ही में स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय नामक एक शक्तिशाली बल ने अपने बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए स्वीकार कर लिया था। एक और वर्ष में वो अपने आगमन की रिपोर्ट करने के लिए स्प्लिटिंग क्लाउड सेक्ट में वापस जाएगा। स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय एक शक्तिशाली संप्रदाय था। यदि क्लाउड मर्ज सिटी के आकार के 10 शहर भी जोड़ दिए जाए, तब भी यह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये हुआन को संप्रदाय में स्वीकार किए जाने का एकमात्र कारण ये था कि उसकी प्रतिभा बहुत बुरी नहीं थी। लेकिन अब वो अपने सभी साधना स्तर खो चुका था और उबरने में असमर्थ था। ऐसा संप्रदाय किसी निकम्मे शिष्य को कतई स्वीकार नहीं करेगा। जब ये कबीले को पता चला कि ये हुआन ने अपनी सारी खेती खो दी है और वह उन्हें वापस पाने में असमर्थ है, तो कबीला पूरी तरह से बेजान और जीवनहीन हो गया।
यह अफसोस की बात थी, युवा मास्टर वैसे ही अपंग हो गया। ये जुबान अंततः समझ गई। बदकिस्मत कमीने का डेंटियन इस सुनहरी गेंद से चकनाचूर हो गया। अपने अपंग जीवन को और अधिक सहन करने में असमर्थ होने पर उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली। और उसने सचमुच आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये हुआन स्थानांतरित हो गया और बदकिस्मत कमीने की जगह ले ली। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ये जुबान को एक शब्द भी न बोलते देख लियोएर ने उत्सुकता से पूछा। ओह, ये ठीक है, चिंता मत करो, वो मुस्कुराया। युवा मास्टर दोबारा आत्महत्या नहीं करेगा। ये जुबान को ऐसा कहते हुए सुनकर लियो एयर का चेहरा असीम खुशी से चमक उठा और उसने उत्सुकता से कहा, तब यंग मास्टर आराम करेंगे। लियो एयर आपके लिए खून की पूर्ति करने वाला दलिया का एक कटोरा लेकर आएगा। ठीक है, ये हुआन ने सिर हिलाया, क्योंकि उसका बहुत अधिक खून बह चुका था। ये जुबान पूरे दिन केवल बिस्तर पर ही रह सकता था और आराम कर सकता था। ऐसा नहीं था कि अपने स्थानांतरण के पहले दिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ हो। सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर को पर्यावरण के नियमों के अनुसार अनुकूलित किया और दूसरा, उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि अपनी साधना तकनीकों को कैसे प्रसारित किया जाए और इसे आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे संघनित किया जाए। हालांकि नई संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित हो गई थी जब वो उसके डेंटियन में प्रवाहित हुई। मोरेवरोस, यह उसके डेंटियन के पतन के कारण नष्ट हो जाएगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वास्तव में ऐसा ही हुआ। वो बदकिस्मत ये हुआन ये कबीले में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनके चाचा ने उन्हें 100 साल पुराने रक्त जिनसेंग का एक डंठल इकट्ठा करने के लिए हर महीने राजकोष में जाने की अनुमति भी दी। मुझे जाकर खाने के लिए एक ले आना चाहिए। ये सोचते हुए ये हुआन ने अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 2.1 बाघ का गिरना। ये हुआन के शरीर में वर्तमान आत्मा लंबे समय से पिछले बदकिस्मत कमीने की यादों के साथ विलीन हो गई थी, इसलिए उसे खजाने के घर का रास्ता बेहद परिचित लगा। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनकी पीढ़ी के कई युवा अपना सिर घुमाकर अजीब दयनीय नजरों से उनकी ओर देख रहे थे। आह देखो, उस अपन कचरे ने बाहर आने का साहस किया। क्या उसे चेहरा खोने का कोई मलाल नहीं है? यह सही है, यह सही है। उसने अवश्य ही स्वर्ग को क्रोधित किया होगा और इसलिए उसकी खेती को पंगु बनाकर उसे दंडित किया होगा। अब देखो, वो एक साधारण व्यक्ति है। तस्क, क्या शर्म की बात है। मेरे चचेरे भाई ने अभी अभी मार्शल वे में प्रवेश किया है, लेकिन उसे देखो, उसके पास रत्ती भर भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। मुझे डर है कि अगर दोस्ताना मुकाबला होता तो वो मेरे चचेरे भाई को हरा नहीं पाता। कितना दयनीय है। ये कबीले की नंबर 1 प्रतिभा से लेकर क्लाउड मर्ज सिटी का नंबर 1 कचरा बनने तक। अगर मैं वह होता तो मैं शर्म से खुद को मार डालता। क्या उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का प्रयास नहीं किया? अरे, शायद उसकी खूबसूरत मंगेतर की छवि मन में आई और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद न करने का फैसला कर लिया। ये कबीले के कई शिष्य एक दूसरे के करीब झुक गए और तिरस्कार के शब्द फुसफुसाए। आखिरकार उनका खेती का आधार शून्य हो गया और यह पहली बार था जब क्लाउड मर्ज सिटी में ऐसी घटना देखी गई। लोगों को संदेह था कि ये हुआन ने किसी तरह स्वर्ग को नाराज कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उसका वर्तमान दुर्भाग्य हुआ। ये कबीले का अस्तित्व लगभग 200 साल पहले ही अस्तित्व में आया था। वे एक नए कबीले थे, लेकिन क्लाउड मर्ज सिटी में उनकी उपस्थिति बहुत बड़ी थी। मूल रूप से ये हुआन को ये कबीले की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। वे उसे अपने भगवान की तरह मानते थे, लेकिन अब सब कुछ अलग था। जब ये हुआन खजाने के घर पहुंचा तो सामने वाले दरवाजे के प्रबंधक ने अपना सिर उठाया। अचानक उसका चेहरा शुद्ध घृणा में बदल गया। ये हुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे 100 साल पुराने रक्त जिनसेंग का एक डंठल चाहिए। दूसरे पक्ष को अनौपचारिक रूप से अपना नाम संबोधित करते हुए सुनकर उसके होंठ थोड़े झुक गए। हालांकि उसने अपने विचारों को जोर से व्यक्त नहीं करने का फैसला किया। खजाना घर के प्रबंधक का सिर थोड़ा झुक गया। 100 साल पुराना रक्त जिनसेंग। जब खजाने के प्रबंधक ने यह सुना तो उसके होंठ घूम गए। उसने ये जुबान की ओर अपनी तर्जनी उंगली उठाई और उसके व्यवहार में कमी के लिए उसे डांटा। तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी हमारे ये कबीले में नंबर 1 प्रतिभाशाली हो? उस 100 साल पुराने ब्लड जिनसेंग जैसी इतनी कीमती चीज, अगर इसका इस्तेमाल आप जैसे अपन कचरे पर किया जाता तो ये बर्बादी होती। दूर जाओ। आप, ये जुबान के दांत पीस गए। पैट्रियार्क ने कहा कि मैं हर महीने 100 साल पुराने रक्त जिनसेंग का एक डंठल प्राप्त कर सकता हूँ। कुलपति, खजाना घर के प्रबंधक ने अपनी बाहें फैला ली और अहंकारपूर्ण भाव से बाहर निकला। अरे, कुलपति ने कल एक आदेश भेजा, अब आप इसे नहीं ले सकते। मैं नहीं कर सकता। ये जुबान का दिल ठंडा हो गया। खजाना घर के प्रबंधक ने जिस कुलपति के बारे में बात की वो उस बदकिस्मत कमीने का एकमात्र चाचा था। जब उसकी खेती पहले पूर्ण और सशक्त रही तो उसे याद आया कि उसके चाचा उस पर बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका बहुत ध्यान से पालन पोषण किया था। हर महीने उसके चाचा ने येहुआन को उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, मूल रक्त और शारीरिक संरचना को मजबूत करने के लिए 100 साल पुराने जिनसेंग का एक डंठल लेने की अनुमति दी। अब आपके पास एक भी नहीं हो सकता। क्या पता तुम कब आत्महत्या कर लो। शायद ये कल होगा, खजाना घर के प्रबंधक ने उदासीनता से कहा। आप, ये जुबान का गुस्सा थोड़ा बढ़ गया। उसे वो समय याद आया जब खजाने के मैनेजर ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक उससे बात की थी। उसके तुच्छ अस्तित्व में से किसी ने भी ये जुबान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब उसे इतनी हेकड़ी से उसे देखने का साहस हुआ। आप, क्या यह नियम है? जल्दी निकलो। खजाने के मैनेजर ने हाथ हिलाकर उसे बर्खास्त कर दिया। क्या आपके पास जोश बढ़ाने वाली गोली नहीं है? जब तक आप ये कबीले के बच्चे हैं, किसी के साधना स्तर की परवाह किए बिना वे हर महीने 3 आत्मा बढ़ाने वाली गोलियां प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआन ने तुरंत ये कबीले के नियम को याद करते हुए कहा। सोचने के लिए आपको यह अभी भी याद है, लेकिन दुर्भाग्य से कुलपति ने हमें एक आदेश दिया। अभी आप आत्मा को मजबूत करने वाली एक गोली भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसने ठंडी सांस ली। क्या एक भी नहीं? अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 2.2 बाघ का गिरना। ये जुबान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या उसने गलत सुना?
आत्मा को मजबूत करने वाली गोली व्यक्ति की अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाती है। एक गोली की कीमत 100 चांदी टन होती है, जबकि 3 गोलियों की कीमत 300 चांदी टन होती है। 100 साल पुराने ब्लड जिनसिंग की कीमत 1 लाख टन चांदी थी। ये जुबान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके चाचा कितने कंजूस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे की खेती वापस पाने की सारी उम्मीदें खो दी थी। वो उसे 100 चांदी टन मूल्य की मात्र एक गोली देने की भी जहमत नहीं उठा सका। वह क्या था? ये जुबान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके दांत भींचे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाघ किसी कुत्ते द्वारा सताया जा रहा हो। पहले वह सिर्फ एक हाथ से खजाने के मैनेजर के चेहरे पर तमाचा मार सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। सब कुछ बदल गया है। अब खजाने के घर का प्रबंधक उसे उंगली से मारकर मार सकता था। जब मुझ में ताकत आ जाएगी तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं इसे याद रखूंगा। ये जुबान ने अपने दिल की नाराजगी को नोट किया। उसे खजाने के प्रबंधक का घृणित रूप याद रहेगा, वो उसे अपने मन में अंकित कर लेगा। हालांकि यदि वो अपनी आधी शक्ति भी पुनः प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसने जो कुछ भी किया वो व्यर्थ होगा। अंदर ही अंदर आह भरते हुए ये हुआन अपने कमरे में लौट आया और अपनी वर्तमान दुर्दशा पर ध्यान से विचार करने लगा। कुछ ही समय बाद एक मर्दाना व्यक्ति आंगन में आया। आकृति को करीब से देखकर ये जुबान ने अपना नाम चिल्लाया, चाचा। ये हुआन, मैंने सुना है कि आप आज पहले खजाने के घर गए थे। कुलपति, ये झांग ने कहा, उनकी आवाज बहुत गहरी थी। हाँ, ये हुआन ने सिर हिलाया। चाचा को दोष मत दो, आपकी खेती में जबरदस्त गिरावट आई और अब बाल्टी में एक छोटी सी बूंद भी नहीं है। यदि आप ठीक होने में सक्षम हैं, तो ये सबसे अच्छा होगा। हालांकि आप पहले ही खजाने के अंदर 1 लाख टन चांदी खर्च कर चुके हैं और आपने ठीक होने का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिखाया है। इसलिए बुजुर्गों और मैंने फैसला किया कि हम अब आपको किसी भी खेती के संसाधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते। ये झांग ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। आपने पहले ही मुझे छोड़ दिया है। युवक का मन कुछ कड़वा हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही, अब तुम पहले की तरह खेती करने में सक्षम नहीं हो। ये झांग ने धीरे से कहा, जब तक आपका शरीर ठीक नहीं हो जाता और आप अपनी खेती दोबारा हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप ये कबीले के व्यवसाय को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। आपको अभी जाकर सामान पैक करना चाहिए। ये हुआन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझता हूँ। सचमुच, ये कितना दयनीय हास्यास्पद है। ये कबीले ने वास्तव में उसे छोड़ दिया, अन्यथा ये झांग ने उसे कभी भी सामान पैक करने और क्लाउड मर्ज सिटी छोड़ने की अनुमति नहीं दी होती। वह क्लाउड मर्ज सिटी में नंबर 1 बेकार कचरा था। यदि वह चला गया तो इससे ये कबीले को न के बराबर लाभ ही होगा। जब तक वह नहीं रहेगा, समय बीतने के साथ लोग उसके अस्तित्व को भूल जाएंगे। जैसे ही ये हुआन अपने कमरे में प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ, ये झेंग ने अचानक पुकारा, ये हुआन, अभी मत जाओ। युवक ने अपना सिर घुमाया और धीरे से मुस्कुराया। अंकल, कुछ और है क्या? यह इस तरह है, दुर्भाग्य आने से पहले ये कबीले ने आपके लिए विवाह में एक साथी की व्यवस्था की। आपकी सगाई लिन कबीले के लिन जुए से हुई है। हालांकि क्लाउड मर्ज सिटी द्वारा आपकी दुर्घटनाओं के बारे में सुनने के बाद लिन क्लैन थोड़ा उदास हो गया। ये झांग अपनी राह पर रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। ये हुआन समझ गया। अंकल, क्या लिन क्लैन सगाई खत्म करना चाहता है? हाँ, ये झांग ने सिर हिलाया और वे पहले ही आ चुके हैं। वे इस समय मुख्य हॉल में हैं और भेंट का उपहार लेकर आए हैं। अंकल, अब मैं समझ गया हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा और उनसे मिलूंगा, ये जुबान ने लापरवाही से उत्तर दिया। यह एक बाघ के जमीन पर गिरने का दूसरा मामला था, जबकि एक नीच कुत्ते ने उसे तंग किया था। इसकी मदद नहीं की जा सकी। यही मनुष्य का स्वभाव भी था। कोई भी कबीला यह नहीं चाहेगा कि उनकी अनमोल बेटी की शादी एक कूड़े से हो, एक कूड़ा जो खेती नहीं कर सकता और एक कूड़ा जो आत्महत्या का प्रयास करता था क्योंकि कूड़े को कट जाने का डर था। क्लाउड मर्ज सिटी में कुछ किसान खेती करने में सक्षम है। हालांकि वे हर तरह से मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके शरीर में पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी। और ये हुआन का क्या? उनमें रत्ती भर भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। शायद इसीलिए आत्महत्या का विचार मन में आया। वह एक ताकतवर आदमी को नहीं हरा पाएगा जो ये भी नहीं जानता कि खेती कैसे की जाती है। इसके विचार मात्र से ही वह बहुत भयभीत हो गया। यह अच्छा है कि आप अपना सिर ठंडा रखने में सक्षम हैं। इसके अलावा उसे स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय से भी अधिक मजबूत संप्रदाय द्वारा स्वीकार किया गया था। ये झांग ने ये हुआन के कंधे पर नजर डाली। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 3 बार। ओह, क्या यह ऐसा है? ये जुबान की आंखें चमक उठी। यदि लिन जुए को पावरहाउस संप्रदाय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह तुरंत एक प्रत्यक्ष शिष्या बन जाएगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिन कबीले को सगाई खत्म करने की इतनी जल्दी थी। आखिरकार पहले के उस बदकिस्मत व्यक्ति की योग्यता का भी स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय में फायदा उठाया गया था। हालांकि लिन जुएर की प्रतिभा बदकिस्मत भूत की तुलना में थोड़ी खराब थी, लेकिन उस शक्तिशाली संप्रदाय द्वारा चुने जाने में सक्षम होने के बारे में निश्चित रूप से कुछ असाधारण था। उसके बाद ये हुआन ये झांग के पीछे पीछे मुख्य हॉल तक गई। किसी भी मामले में वह ये कबीले के नंबर 1 जीनियस से क्लाउड मर्ज सिटी के नंबर 1 कूड़ेदान में चला गया था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। इस समय ये कबीले के मुख्य हॉल में पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे थे। उनमें से ये कबीले के 4 कबीले बुजुर्ग मौजूद थे। दूसरी तरफ लिन कबीले के केवल 2 लोग थे, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति। हॉल में माहौल थोड़ा अजीब था, एक भी आवाज नहीं आ रही थी। ये जुबान ये झांग के पीछे पीछे हॉल में आई और तुरंत ध्यान का केंद्र बन गई, क्योंकि लिन कबीला आज ये जुबान के लिए आया था। अच्छा, वो यहाँ है। ये जुबान के हॉल में प्रवेश करने के बाद लिन कबीले के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। ये जुबान भी बैठ गया और उसकी नजर लिन कबीले के 2 सदस्यों पर पड़ी। ये जुबान ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को पहले देखा था। वो लिन जुए के पिता लिन मिंग थे। जहां तक उस बूढ़े व्यक्ति की बात है, ये कबीले में किसी को भी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था। हालांकि उसके कब्जों से पता चलता है कि वो स्पष्ट रूप से नौकर नहीं था, क्योंकि वो लिन मिंग के ठीक बगल में बैठा था।
इससे पहले कि ये हुआन बैठ पाता, लिन मिंग ने फिर कहा, भाई ये मेरा मानना है कि आप आज हमारी यात्रा का उद्देश्य पहले से ही जानते हैं। ये सगाई का उपहार है जो आपके ये कबीले ने उस दिन मेरे लिन कबीले को भेजा था। भाई लिन, मुझे पता है, ये झांग ने सिर हिलाया। एड्स बाय पप फ्यूचर, चूंकि यह मामला है तो भाई ये आप। लिन मिंग एक पल के लिए रुके और जारी नहीं रखा। ये झांग भी तुरंत समझ गया। उसने ये जुबान की ओर देखा और कहा, ये जुबान, विवाह अनुबंध निकालो। ठीक है। बिना कुछ कहे ये हुआन ने अपनी छाती की जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। ये ठीक वही विवाह था जो उसने लिन जुए के साथ किया था। इस विवाह अनुबंध को देखकर लिन मिंग की आंखें भी चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भतीजा सचमुच उदार है। जब तक आप ये सगाई तोड़ते हैं तब तक ये सगाई उपहार आपके ये कबीले को वापस कर दिए जाएंगे। ये जुबान ने उसकी ओर देखा, फिर लिन जुए की ओर देखा और कहा, मैं इस सगाई को तोड़ सकता हूं, लेकिन क्या पर? लिन मिंग की भौहें हिल गई। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जुबान की अन्य आवश्यकताएं भी हो? यह विवाह आपके लिन कबीले द्वारा लाया गया था और तब से केवल 1 महीना ही हुआ है। उनके लिए सगाई तोड़ना असंभव नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ एक नियम है। ये जुबान ने बात जारी नहीं रखी। वो जानता था कि लिन मिंग समझ जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। भतीजे, तुम्हारा मतलब है सगाई का उपहार दोगुना? लिन मिंग की अभिव्यक्ति ठिठक गई। लेकिन इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाता, ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे 3 बार चाहिए। क्या? जब आवाज गिरी तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये जुबान वास्तव में इसके लिए पूछ रहा था। भतीजे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिन मिंग ने आश्चर्य से पूछा। अंकल लिन, क्या ऐसा लग रहा है जैसे मैं मजाक कर रहा हूं? ये जुबान के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और जारी रखा। हमारे क्लाउड मर्ज सिटी का सगाई उपहार अधिकतम 1 लाख टन चांदी का है। और अंकल लिन, आपको पता होना चाहिए, मेरे पिता ने घर छोड़ते समय मेरे लिए जो उपहार तैयार किया था वो पूरा था मिलियन चांदी टन। अगर तुम्हें ये सगाई तोड़नी है तो तुम्हें 3 बार सगाई तोड़नी होगी, नहीं तो मैं इसके लिए कतई राजी नहीं होऊंगा। वो पहले से ही अपंग था, उसे दूसरी पत्नी की क्या जरूरत थी? निस्संदेह खेती अधिक महत्वपूर्ण थी। आप? लिन मिंग अवाक थे। दरअसल उन्होंने जो सगाई का उपहार स्वीकार किया वो थोड़ा महंगा था। ये सामान्य से 10 गुना अधिक महंगा था। हालांकि ये जुबान ने अचानक सगाई का उपहार 3 गुना वापस मांगा, जो अलग था। ये 30 लाख टन चांदी थी, जो एक छोटे परिवार की 30 साल की आय के बराबर थी। ये हुआन, तुम्हें क्या हुआ है? ये झांग अचानक तेजी से आगे बढ़े और फुसफुसाए। चाचा, चूंकि लिन कबीले ने ऐसा करने का साहस किया है, इसलिए हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये जुबान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये कबीले के लिए चीजें कठिन बना देगा। ये झांग ने याद दिलाया। अंकल, चिंता मत करो। अगर मुझे 3 बार सगाई का उपहार मिलता है तो मैं निश्चित रूप से उन खजानों की भरपाई कर लूंगा जो मैंने इतने दिनों में खर्च किए हैं। ये जुबान ने उसे नजरअंदाज किया और जारी रखा। आप? ये झांग को भी ये हुआन ने अवाक कर दिया था। उसके सामने लिन मिंग बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ चर्चा कर रहा था। थोड़ी देर बाद लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सगाई का 3 गुना उपहार। मेरा लिन परिवार सगाई के उपहार का 3 गुना लौटाने को तैयार है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी नजर सीधे ये हुआन के हाथों में विवाह अनुबंध पर पड़ी। अंकल लिन, जब तक मैं सगाई का लौटाया हुआ उपहार नहीं देख लेता, मैं ये सगाई नहीं तोड़ूंगा। ये जुबान ने स्पष्ट रूप से कहा। ठीक है। लिन मिंग का चेहरा काला पड़ गया। इसके तुरंत बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक जैड बोतल निकाली। उन्होंने कहा, यहाँ 2 आत्मा एकत्र करने वाली गोलियां हैं। प्रत्येक गोली का मूल्य 10 लाख चांदी टन है। क्या? मौजूद भीड़ एक बार फिर चौंक गई। हालांकि वे स्पिरिट गैदरिंग पिल्स की कीमत से हैरान नहीं थे। इसके बजाय वे इस बूढ़े व्यक्ति की तकनीकों से हैरान थे। स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी, ये कबीले के बुजुर्गों में से एक ने कहा। स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी बहुत कीमती चीज थी। स्थानिक रिंग में 100 वस्तुओं को संग्रहित करना बहुत सुविधाजनक था। संपूर्ण स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय में एक भी नहीं हो सकता है। इस बूढ़े व्यक्ति के पास वास्तव में इतनी कीमती स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी थी। आखिर वो कौन था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति उस शक्तिशाली संप्रदाय का बुजुर्ग लिन जुए का गुरु हो? सबके मन में यही विचार था, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस अनुमान को अस्वीकार कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह आते तो लिन जुए भी निश्चित रूप से उपस्थित होते। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि बूढ़ा व्यक्ति संभवतः संप्रदाय के अनुयायियों में से एक था। यदि कोई अनुयायी स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी का मालिक हो सकता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति कितना मजबूत था। जब ये जुबान ने इस बूढ़े व्यक्ति की क्षमताओं को देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसे अचानक थोड़ा पछतावा हुआ और लगा कि उसकी कीमत गिर गई है। हालांकि चूंकि कीमत की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, इसलिए पछताने का कोई मतलब नहीं था। तुरंत वह आगे बढ़ा, जैड बोतल ली और शादी का अनुबंध उसके हाथ में सौंप दिया। बम! बूढ़े व्यक्ति ने विवाह का अनुबंध लिया और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक उसके दाहिने हाथ से निकली, जिसने उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। अभी ये जुबान और लिन जुए के बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पूर्व को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। आखिरकार वो लिन जुए से केवल एक बार ही मिला था। भले ही लिन जुए एक स्वर्गीय अमर की तरह दिखती थी, फिर भी वो कूड़े के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्लाउड सिटी के आकार के साथ वो निश्चित रूप से एक ऐसी महिला ढूंढ सकता है जो उसकी तुलना कर सके। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 4, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। क्या मैं सीनियर का नाम पूछने का साहस कर सकता हूँ? जैड बोतल रखते हुए ये हुआन ने अचानक पूछा। इससे पहले कि वो बोलना समाप्त कर पाता, ये झांग चिल्लाया, ये हुआन, असभ्य मत बनो। हे, ये बच्चा काफी साहसी है। बूढ़े व्यक्ति ने ये झांग की ओर देखा और कहा, इस बूढ़े व्यक्ति को यूजिन कहा जाता है, जो स्वर्ग मूल संप्रदाय का रक्षक है। स्वर्ग मूल संप्रदाय। जब ये नाम वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में पड़ा तो वे दंग रह गए। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने इस संप्रदाय के बारे में पहले कभी नहीं सुना था।
बड़े का भी समझाने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, भाई 3 बार सगाई का उपहार वापस ले लिया गया है और विवाह अनुबंध पहले ही तोड़ दिया गया है। उस मामले में मिस लिनजुए का आपसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ वरिष्ठ, ये हुआन ने सम्मानपूर्वक कहा। भविष्य में तुम्हें पता चलेगा कि इस सगाई को रद्द करने से तुम्हें बहुत लाभ होगा। यू जिन ने लापरवाही से कहा। वो जानता था कि ये जुबान समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसने कहा, मिस लिनजुए हमारे स्वर्ग मूल संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा एक शिष्य के रूप में ली जा रही है। भविष्य में उसकी उपलब्धियां यहाँ सभी से कहीं अधिक होंगी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र का अधिपति स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय भी उसकी तुलना नहीं कर पाएगा। अब से मिस लिनजुए के पास निश्चित रूप से कई प्रेमी होंगे। अगर उन्हें पता चला कि लिनजुए की सगाई हो गई है तो आपके ये कबीले का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि पूरा क्लाउड मर्ज सिटी भी नष्ट हो जाएगा। जब बूढ़े व्यक्ति की आवाज धीमी हो गई तो उपस्थित सभी लोगों ने ठंडी हवा का झोंका लिया। स्वर्ग मूल संप्रदाय की पृष्ठभूमि क्या थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वे गहन यांग साम्राज्य से भी अधिक मजबूत थे? ठीक है, अब जब विवाह अनुबंध टूट गया है तो मैं अब और नहीं रहूंगा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और जाने को तैयार हो गया। ये हुआन ने भी अपनी मुठियां बंद कर ली। अलविदा वरिष्ठ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, अलविदा, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। बूढ़ा जोर से हंसा। मैंने तुम्हारे मामलों के बारे में पहले भी सुना है। तुमने अचानक अपनी सारी खेती खो दी है और अपंग हो गए हो। हालांकि मेरी हेवन एंड अर्थ रिंग में एक अनमोल डैन है जो आपको ठीक होने में मदद कर सकता है। ये डैन बेहद कीमती है। इसके अलावा आपकी प्रतिभा स्प्लिटिंग क्लाउड सेक्ट में हर जगह पाई जा सकती है। इसके अलावा आपकी तुलना स्वर्ग मूल संप्रदाय के एक सेवा शिष्य से भी नहीं की जा सकती। इसलिए हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ओह वरिष्ठ, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? ये हुआन ने अचानक अपना सिर उठाया। बेशक मुझे यकीन है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप मेरे स्वर्ग मूल संप्रदाय में आ सकते हैं? बूढ़े आदमी ने मुड़कर ये जुबान की ओर देखा। फिर वरिष्ठ इंतजार करेंगे और देखेंगे। ये जुबान ने अपनी आंखें मूंद ली। स्पिरिट गैदरिंग पिल्स की बोतल प्राप्त करने के बाद उन्हें एक मजबूत पूर्वाभास हुआ कि इस बार वो निश्चित रूप से अपनी खेती को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पिरिट पिल के प्रकट होने के बाद उसके डेंटियन में सुनहरी गेंद एक पल के लिए बुरी तरह काम उठी। हालांकि आपकी प्रतिभा ऊंची नहीं है, आपका चरित्र मेरी रुचि के अनुकूल है। ठीक है, यदि आप स्वर्ग मूल संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम हैं, तो मैं आपको एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। यू जिन ने लापरवाही से कहा, फिर अपनी आस्तीनें झटकी और चला गया। लिन जुए के पिता लिन मिंग भी स्तब्ध ये परिवार के उच्च पदस्थ लोगों के एक समूह को पीछे छोड़ते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा व्यक्ति इतना सहज होगा, और यहाँ तक कि उन्होंने ये हुआन के साथ बातचीत भी शुरू कर दी। यदि ये जुबान वास्तव में स्वर्ग मूल संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है तो ये बूढ़ा व्यक्ति अपना वादा पूरा करेगा और ये जुबान को अपने सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। लेकिन क्या ऐसा संभव था? अभी ये हुआन के पास कोई खेती नहीं थी, और अगर वो अपनी खेती वापस पाने में सक्षम भी हो गया तो भी वो अधिक से अधिक स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम होगा। इसके अलावा हेवन ओरिजिन संप्रदाय स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय से 100 गुना अधिक मजबूत था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ थे। इसलिए ये जुबान के लिए बूढ़े आदमी को दोबारा देखना असंभव था। बूढ़े आदमी और लिन मिंग के चले जाने के बाद ये हुआन पलटा और ये झांक से बोला, चाचा, ये सगाई के उपहार मेरे लिए मुआवजा होंगे। इसके अलावा अगर मैं अपनी ताकत वापस पाने में असमर्थ हूँ, अंकल, आपको मुझे किसी दूसरे शहर या कस्बे में भेज देना चाहिए। आप ये कबीले को छोड़ना चाहते हैं? ये झांक समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। यह सही है, मैं ये कबीले को छोड़ने की योजना बना रहा हूँ, जिसका मतलब है अब से मैं ये हुआन क्लाउड मर्ज सिटी में ये कबीले का सदस्य नहीं हूँ। ये हुआन ने सिर हिलाया। क्या कहा आपने? ये झांग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये हुआन वास्तव में ऐसा कुछ कहेगा। अंकल, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये कबीला छोड़ना होगा। कृपया मुझे वह अनुरोध स्वीकार करें। ये जुबान ने अपनी मुठियां बंद की और गंभीरता से कहा। आप? ये झांग ने ये हुआन की ओर इशारा किया और एक पल के लिए अवाक रह गया। अब जब ये हुआन ने 2 बहुमूल्य आत्मा एकत्र करने वाली गोलियां प्राप्त कर ली थी और अचानक अपना रास्ता स्थापित करने के लिए ये कबीले को छोड़ना चाहा, तो यह मामला बहुत जल्दी हुआ और वो इस पर कार्रवाई करने में असमर्थ था। ठीक है, इससे पहले कि ये झांग कुछ कह पाता, किनारे खड़े एक ये कबीले के बुजुर्ग ने कठोर स्वर में कहा, मैं सहमत हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं भी सहमत हूँ। चूंकि यह लड़का अपनी राह खुद बनाना चाहता है तो उसे रहने दो। उसके पास स्थिति को उलटने की ताकत नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। यह सही है। यदि उनके जैसा एक सामान्य व्यक्ति हमारे ये कबीले के व्यवसाय का प्रबंधन करता है तो मुझे डर है कि वो इसे ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाएगा। उसे रहने दो। तीसरा बुजुर्ग सहमत हो गया। ये कबीले में केवल 5 उच्च पद थे, ये झांग और ये 4 बुजुर्ग। अगर कुछ बड़ा होना था तो उन्हें एक साथ इकट्ठा होना होगा और मतदान के बाद निर्णय लेना होगा। फिलहाल तीनों बुजुर्ग पहले ही सहमत हो चुके थे। भले ही ये झांग और बाकी बुजुर्गों ने खारिज कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, कबीले के बुजुर्ग। आज से मैं ये हुआन क्लाउड मर्ज सिटी के ये कबीले के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। आज मैं ये कबीले से चला जाऊंगा। ये जुबान ने कबीले के 3 बुजुर्गों को झुकाया और अपनी मुठिया पकड़ी और फिर जल्दी से चला गया। इस समय फर्थेल्ड ने अचानक कहा, ये बच्चा अजीब व्यवहार कर रहा है। वो यह नहीं सोच सकता कि उसके पास अपनी ताकत वापस पाने का मौका है ना? ये कैसे संभव है? उन्होंने अपनी 3 दिनों की खेती में करीब 10 लाख टन चांदी खर्च कर दी और ठीक होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। मात्र 2 मिलियन चांदी टन कैसे पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं? इस बच्चे को शायद हमसे द्वेष है। हमें उसका पालन पोषण करने की जरूरत है। अब जब उसने अपनी खेती खो दी है तो हम उसे लात मारकर निकाल सकते हैं। उसके दिल में जरूर कुछ शिकायतें होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें उसमें निवेश जारी रखना होगा ताकि वो अपनी ताकत वापस पा सके? क्या आप उस वरिष्ठ के शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझते?
यह सही है। उस वरिष्ठ का मतलब यह है कि ये जुबान अपनी ताकत वापस पा सकता है, लेकिन उसे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये कीमत ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारा ये कबीला सहन कर सके। मात्र आत्मा एकत्र करने वाली 2 गोलियां प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। 4 कबीले के बुजुर्गों की बातचीत सुनकर ये झांक केवल असहाय रूप से आह भर सका। आखिरकार ये हुआन उसका भतीजा था, उसके अपने जैविक भाई का बेटा था। उसके भाई ने कुछ वर्षों के लिए ये कबीले को छोड़ दिया था और अभी तक वापस नहीं लौटा है। ये कबीले के मुख्य हॉल से निकलने के बाद ये हुआन सीधे अपने निवास पर वापस चला गया। अभी उसे ये कबीले द्वारा बहुत पहले ही त्याग दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इसी समय एक सुंदर आकृति अचानक चमक उठी। यंग मास्टर, आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? ये जुबान के कानों में एक खूबसूरत आवाज घुसी। जब ये जुबान मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि लियूर अंदर चला गया था। अध्याय 5। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? लियूर, मैं बाहर जाकर तुम्हें ढूंढना चाहता था। बेहतर होगा कि आप भी अपना सामान पैक कर लें। चलो ये कैलन छोड़ें। ये जुबान ने लियूर से कहा। ये परिवार छोड़ो। क्यों? लियूर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था और उसने आश्चर्य से पूछा। मैं वर्तमान में खेती करने में असमर्थ हूँ। वो कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे भी ये कबीले ने अस्वीकार कर दिया है। लियूर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये जुबान ने वो करना बंद कर दिया जो वो कर रहा था। लियोए को ये हुआन के पिता वापस ले आए। उस समय लियूर अभी भी एक बच्चा था और ये जुबान केवल 3 साल का था। वे एक साथ बड़े हुए, इसलिए उनका रिश्ता बेहद करीबी था। हालांकि ये जुबान ने लियूर को अपनी बहन के रूप में माना और लियूर ने भी ऐसा ही किया। ये जुबान की बातें सुनकर लियोए भी दंग रह गई। तुरंत बाद उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा, वे ऐसे क्यों हैं? यंग मास्टर पहले से ही ऐसा है और वे अभी भी यंग मास्टर को भगाना चाहते हैं। ये जुबान भी असहाय थी। लियोए बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी कमजोरी थी, वो ये थी कि उसे रोना पसंद था। असहाय होकर वह आगे बढ़ा और लियूर के बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं, यंग मास्टर अपनी मर्जी से चले गए। लियूर, क्या आप यंग मास्टर में विश्वास करते हैं? हाँ, लियूएर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। तो फिर हम चले जाएंगे। यंग मास्टर आपको गारंटी देते हैं कि वे निश्चित रूप से मुझसे वापस आने के लिए विनती करेंगे। ये हुआन ने गंभीरता से कहा। युवा मास्टर, मुझे आप पर विश्वास है। लियूएर ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बड़ी धुंधली आंखों से ये शुबान की ओर देखा। तो फिर जल्दी करो और सामान पैक करो। अगर वे अपनी बात से मुकर गए तो हम नहीं जा सकेंगे। ये जुबान ने लियूर के छोटे से चेहरे पर हल्के से चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लियूएर अब जाएगा। लियूएर ने सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। ये जुबान ने उसके निकलते हुए शरीर को देखा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और बुदबुदाया, मुझे आशा है कि ये 2 आत्मा एकत्र करने वाली गोलियां उपयोगी होंगी। यदि नहीं तो हम जीवन भर के लिए केवल इन 10,000 चांदी के सिक्कों पर भरोसा कर सकते हैं। उसे पहले अमीर माना जा सकता था, लेकिन पिछले 3 दिनों में उसने बहुत सारे चांदी के सिक्के खर्च कर दिए थे। अब आत्मा एकत्र करने वाली 2 गोलियों के अलावा उसके पास केवल 10,000 टन चांदी बची थी। हालांकि उन दोनों के लिए सामान्य जीवन जीने के लिए 10,000 टन चांदी पर्याप्त थी। जल्द ही लियूएर ने पैकिंग पूरी कर ली। ये जुबान भी अपने साथ ज्यादा चीजें नहीं लाया था क्योंकि उन दोनों के पास एक बैग था। फिर उन्होंने ये कबीला छोड़ दिया। रास्ते में ये कबीले के कई सदस्य थे जिन्होंने उन्हें देखा। इसकी खबर फैलते देर नहीं लगेगी। ये कबीले छोड़ने से पहले ये हुआन ने एक योजना भी बनाई थी। उनके पास इस समय 10,000 टन चांदी के टन थे, लेकिन आमतौर पर उन्हें एक दिन के लिए सराय में रहने के लिए 1 टन चांदी की भी आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि सुविधा के लिए ये हुआन ने एक छोटी सी हवेली भी खरीदी जिसकी कीमत उसे 100 चांदी थी। उनके पास केवल 2 लोग थे, इसलिए उन्हें बड़े आवास में रहने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद ये जुबान ने लियूर को कुछ चांदी दी और उसे कुछ जरूरतों को खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए कहा, जबकि वो खुद घर में रहा, खेती को फिर से आजमाने के लिए तैयार था। ये हुआन ने जैद की बोतल निकाली जो यूजिन ने उसे दी थी और उसे खोला। 1 मिलियन चांदी टन मूल्य की आत्मा एकत्र करने वाली गोली, मुझे अपना प्रभाव देखने दो। ये हुआन ने एक निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। उसने बिना चबाए ही उसे निगल लिया। उनके शरीर में इस समय कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वे इसे परिष्कृत करने में मदद नहीं कर सके। वो केवल गोली के पचने का इंतजार कर सकता था। कुछ ही समय बाद ये हुआन को अपने शरीर से गर्माहट महसूस हुई और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कतरा बाहर आया। तुरंत उन्होंने ये कबीले की मार्शल आर्ट को प्रसारित करना शुरू कर दिया और स्पिरिट गैदरिंग पिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अधिक बढ़ती गई। इस बार ये हुआन अधिक होशियार थी। उसने आध्यात्मिक शक्ति को अपने डेंटियन में प्रवाहित नहीं होने दिया। पहले जैसे ही उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी, वो उसके डेंटियन द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी, जिससे वो सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित हो जाता था। अब जब तक वो लगातार अपनी मार्शल आर्ट प्रसारित करता रहा, वो लगातार स्पिरिट क्यूई उत्पन्न कर सकता था। लगभग 10 मिनट में ये हुआन को अपने शरीर में बड़ी मात्रा में आत्मा ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस हुआ। इसमें से अधिकांश आत्मा इकट्ठा करने वाली गोली के प्रभाव से संघनित थी। ये समय के बारे में है, जाओ और देखो कि तुम कितना अवशोषित कर सकते हो। ये हुआन ने अपने दिल में कुछ गणनाएं की, फिर उसने अपनी आत्मा क्यूई को नियंत्रित किया और इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने डेंटियन में प्रवाहित किया। आत्मा एकत्र करने वाली इस गोली की कीमत 1 मिलियन चांदी टन से अधिक थी। उनके शरीर में स्पिरिट क्यूई शायद उनकी चरम स्थिति के दौरान की तुलना में कई गुना अधिक थी। बेशक यह आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी नहीं थी, ये सिर्फ इतना था कि आत्मा को इकट्ठा करने वाली गोली ने स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और इसे तुरंत संघनित कर दिया। जब तक समय बीतता, यह आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती। इसलिए स्पिरिट गैदरिंग पिल्स का इस्तेमाल आमतौर पर सफलता पाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा उनका उपयोग केवल मार्शल आर्ट के छठे चरण से ऊपर के लोगों के लिए किया जाता था। 3 दिनों की लगातार असफलताओं के बाद ये जुबान ने एक सिद्धांत ढूंढ लिया था। उसके दांतियन में सुनहरी गेंद एक अथाह गड्ढे की तरह थी, जो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। अतः इस बार वह इस सुनहरे गोले को भरना चाहता था। 10%, 20%, 30%।
सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित होने से पहले ये हुआन के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उसके डेंटियन में प्रवाहित हो रही थी। उसका दिल भी बेहद घबराया हुआ था क्योंकि वो पहले से ही दूसरी स्पिरिट गैदरिंग पिल खाने के लिए तैयार था। हालांकि जब आधी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र हो गई तो उसके डेंटियन में सुनहरी गेंद अचानक कांपने लगी। ये चला गया, ये चला गया। ये जुबान की भावनाएं शांत नहीं हो सकी क्योंकि ये दूसरी बार था जब ये सुनहरी गेंद 3 दिनों में कांपी थी। पहली बार जब उसने आत्मा एकत्र करने वाली 2 गोलियां ली। 60%, 70%। जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का 70% उपयोग कर लिया तो सुनहरी गेंद एक बार फिर कांप उठी। 80%, 90%। सुनहरी गेंद एक बार फिर कांप उठी। ये हुआन उत्साहित था। उसने अपने डेंटियन में प्रवेश करने के लिए आत्मा बल के अंतिम 10% को नियंत्रित किया, साथ ही दूसरी आत्मा इकट्ठा करने वाली गोली लेने की तैयारी की। जब अंतिम 10% आध्यात्मिक ऊर्जा उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई तो अचानक उसके डेंटियन के अंदर की सुनहरी गेंद फिर से कांपने लगी। यह इतिहास का सबसे हिंसक कंपन था। ये जुबान बुरी तरह चिल्लाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अपने डेंटियन को सुई से छेद दिया गया हो। वो बेहद झुलसा हुआ था। हालांकि अगले ही पल उसकी भौहें अचानक ढीली हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके शरीर के भीतर कुछ बदलाव हो रहे थे। हाँ, मेरी साधना का स्तर ठीक होने लगा है। ये हुआन मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से चिल्लाया। उसने दर्द सहा और मुस्कुराया। स्वर्ग ने उन लोगों को निराश नहीं किया जो विचारशील थे। आखिरकार उसने अपनी ताकत वापस पाना शुरू कर दिया। मार्शल वे का पहला स्तर, मार्शल वे का दूसरा स्तर, मार्शल वे का तीसरा स्तर, मार्शल वे का चौथा स्तर। मूल रूप से ये हुआन का साधना क्षेत्र प्रारंभिक चौथे चरण में था, लेकिन अब वो पहले ही इस सीमा को पार कर चुका था और मार्शल मार्ग के मध्य चौथे चरण में पहुंच गया था। और यह अभी भी बढ़ रहा था। क्या क्या चल रहा है? सचमुच मेरी ताकत बढ़ गई। ये जुबान थोड़ा भ्रमित था। अपने आश्चर्य में वो पहले ही मध्य चरण की चौथी परत, मार्शल वे के चौथे शिखर स्तर को तोड़ चुका था और यह अभी भी बढ़ रहा था। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 6, भक्षण प्रणाली। ये कैसे संभव है? क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस आध्यात्मिक ऊर्जा को मैंने पहले संघनित किया था वो सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित कर ली गई और अचानक विस्फोट हो गया? ऐसा विचार ये जुबान के दिमाग में कौंध गया। ये संभव था, उसने सोचा। उसने पहले 10 लाख चांदी टन मूल्य की गोलियां ली थी और अब स्पिरिट गैदरिंग पिल के शामिल होने से उसके लिए एक ही बार में 2 स्तरों की छलांग लगाना संभव हो गया था। आखिरकार स्पिरिट गैदरिंग पिल एक दान था जिसका उपयोग मार्शल वे और उससे ऊपर के छठे चरण को तोड़ने के लिए किया जा सकता था। स्वर्ग, मैं वास्तव में मार्शल वे के 5वें चरण में हूँ। इस समय उनके शरीर में पर्यावरण भी स्थिर हो गया था और उनका क्षेत्र मार्शल वे के 5वें चरण के प्रारंभिक चरण में स्थिर हो गया था। उसे अविश्वसनीय लगा। मामला बहुत अचानक हुआ था, इसलिए वो मन से तैयार नहीं था। मूल रूप से उनके पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। हालांकि न केवल उसने अपनी ताकत वापस पा ली थी, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ गया था और मार्शल वे के 5वें चरण को पार कर गया था। हालांकि ये जुबान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। किसी भी स्थिति में वो पहले ही कचरे की खाई से प्रतिभा के शिखर तक चढ़ चुका था। यदि मार्शल वे के चौथे स्तर पर एक 15 वर्षीय व्यक्ति ये कबीले में नंबर 1 प्रतिभावान था, तो क्या मार्शल डाउ का उसका वर्तमान 5वां स्तर क्लाउड मर्ज सिटी में नंबर 1 नहीं होगा? किसी को यह जानना होगा कि मार्शल वे के 10वें चरण तक साधना करना कठिन से कठिन होता जाता है। क्लाउड मर्ज सिटी के इतिहास में मार्शल वे के 5वें चरण के प्रारंभिक चरण में सफलता प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति भी 17 वर्ष का था। हालांकि ये जुबान, जो केवल 15 वर्ष की थी, 2 साल आगे थी। बदकिस्मत कमीने, चूंकि मैं पहले ही तुम्हारी दुनिया में आ चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छे से जीऊंगा, ये जुबान ने चुपके से अपने दिल में कहा। अगले ही पल उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, हालांकि ये सुनहरी गेंद वास्तव में कहां से है? यह अभी भी मेरे डेंटियन के अंदर क्यों है? वो स्थान जहां कृषकों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित की थी, वो उनके डेंटियन में था। उनके डेंटियन में एक छेद से आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। हालांकि ये जुबान की मध्याह्न रेखाएं अन्य स्थानों पर भी आत्मा ऊर्जा संग्रहित कर सकती थी, फिर भी यह एक छोटी मात्रा थी। यहां तक कि अगर उसके सभी शिरोबिंदुओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी इसका मूल्य उसके डेंटियन के 5वें हिस्से से अधिक नहीं होगा। जैसे ही ये हुआन चौंका, उसके डेंटियन से तीव्र दर्द का एक और विस्फोट हुआ। ये दर्द पूरे 10 सेकंड तक रहा और फिर ये हुआन के दिमाग में कई अजीब आवाजें आने लगी। डिंग, डाइवोरिंग सिस्टम डेंटियन के साथ जुड़ गया है। डिवोरिंग सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। मेजबान के स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक परीक्षण। डिंग, हल्की चोट, इलाज शुरू, पूरा हुआ उपचार। इन अजीब आवाजों के बाद ये जुबान को जो दर्द महसूस हुआ वो चुपचाप गायब हो गया। जब ये जुबान को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका अपना डेंटियन गायब हो गया था और उसकी जगह उस सुनहरी गेंद ने ले ली थी। क्या चल रहा है? मेरा डेंटियन क्यों चला गया? ये हुआन इतना सदमे में था कि उसने लगभग अपनी जीभ ही काट ली। पहले उसके पास अभी भी उसका डेंटियन था, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गया था और वो उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित नहीं कर सका। हालांकि अब उसका डेंटियन चला गया था और उसकी जगह सुनहरी गेंद ने ले ली थी। उसी समय उसके डेंटियन के गायब होने के बाद पुनर्प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर से सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित हो गई। नहीं, मैं फिर से एक सामान्य व्यक्ति नहीं बनना चाहता, ये हुआन जोर से चिल्लाया। हालांकि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी खेती कम नहीं हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सुनहरी गेंद मेरी डेंटियन है और अब से आध्यात्मिक ऊर्जा इसके अंदर जमा हो जाएगी? ऐसा विचार ये जुबान के दिमाग में कौंध गया। उनकी भौहों पर बल पड़े। निश्चित रूप से सुनहरी गेंद से आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश निकला। ये वास्तव में उसका डेंटियन था, सुनहरा डेंटियन, लेकिन एक सुनहरी गेंद से बना डेंटियन। इसमें और एक साधारण डेंटियन में क्या अंतर था? ये जुबान को अचानक एक और सवाल सूझा। अभी अभी उसे एक अजीब सी आवाज साफ सुनाई दी थी। डाइवोरिंग सिस्टम का डेंटियन में विलय हो गया। आखिर यह डिवोरिंग सिस्टम क्या है? क्या ये सुनहरी गेंद हो सकती है? ये जुबान ने अचानक आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति प्रकट की।
क्या यह उनके स्थानांतरण का लाभ था? तुरंत वह अपने मन में चिल्लाया, भस्म करने वाली प्रणाली। निश्चित ही उसके मन में कुछ असाधारण बातें उभरी। आमतौर पर मेरे स्थानांतरित होने के बाद एक रहस्यमय खेती तकनीक या प्रणाली होगी। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत खराब नहीं है और मैं लंबे समय तक सच्चा कचरा नहीं बन पाऊंगा। तो ये स्थानांतरण का लाभ है, ये सुनहरी गेंद डिवोरिंग सिस्टम है। ये जुबान को सुखद आश्चर्य हुआ और जब उसने भक्षण प्रणाली का विवरण पढ़ना समाप्त किया तो उसकी भौहें हिल गईं और वो बड़बड़ाता रहा, अच्छी चीज, क्या अच्छी बात है। ये वास्तव में हर चीज को निगल सकता है और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल सकता है। ये खेती से कहीं अधिक आसान है। डिवोरिंग सिस्टम, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए डिवोरिंग पर निर्भर था। ये हुआन के दिल में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो तुरंत बिस्तर से उतरा और मेज पर रखा फूलदान उठाने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। इस वस्तु को खाने का इनाम 0 है। मेजबान, क्या आप वाकई इस वस्तु को खाना चाहते हैं? ये शब्द उसके मन में गूंज उठे। 0 लाभ। ये जुबान थोड़ा असहाय था, ये स्पष्ट रूप से भेदभाव था। तो क्या हुआ अगर यह फूलदान था? की पुष्टि की। ये जुबान ने अपने दिल में उत्तर दिया। मेजबान की स्थिति सही नहीं है, इसे निगला नहीं जा सकता। सिस्टम ने संकेत दिया। गलत मुद्रा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि मैं इसे निगल जाऊं? ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई, फिर सचमुच छोटा फूलदान अपने मुंह के पास लाया, अपना मुंह पूरा खोला और सांस लेते हुए वहीं बैठ गया। एक अजीब बात हुई, काली शक्ति ने खुद को फूलदान के चारों ओर लपेट लिया और कुछ ही समय बाद फूलदान उसके मुंह में समा जाने से पहले सिकुड़ने लगा। ये जुबान इतना डरा हुआ था कि वो लगभग मर गया। उसने जल्दी से अपना गला ढंक लिया और 2 बार खांसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं सचमुच फूलदान निगल लूं, तो क्या मैं इसे पचा पाऊंगा? ये जुबान बेहद हैरान थी। अगर वो ये कदम उठाते तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को झटका लगता। इस समय सिस्टम का प्रॉम्प्ट टोन फिर से उसके दिमाग में बज उठा। क्या बकवास है, इसने अपेक्षा के अनुरूप कुछ भी नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ डैन या कुछ कीमती चीज खाने की जरूरत है। ये जुबान को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी आत्मा एकत्र करने वाली गोली है जिसकी कीमत लाखों चांदी है। उसने तुरंत उसे अपने मुंह में रख लिया और मन ही मन बुदबुदाया, इसे खा जाओ। यह आत्मा एकत्र करने वाली गोली फूलदान के समान आकार की थी और इसे ये हुआन के मुंह में चूसा गया था। मेजबान, आपने सफलतापूर्वक आत्मा एकत्र करने वाली गोली का सेवन कर लिया है। आपको कुछ डिवोरिंग पॉइंट प्राप्त होंगे। स्पिरिट गैदरिंग पिल को सफलतापूर्वक निगल लिया गया और बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई में बदल दिया गया जिसे ये हुआन को भेजा गया। पवित्र शख्स, एक स्पिरिट गैदरिंग पिल की कीमत 10 लाख चांदी है और इसका उपयोग आमतौर पर छठे चरण के मार्शल डाउ वॉरियर को सफलता दिलाने में मदद के लिए किया जाता है। लेकिन अब आप मुझे एक रैंक भी ऊपर नहीं देंगे? ये जुबान असहाय थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि मार्शल वे के 5वें चरण के मध्य तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम एक और आत्मा इकट्ठा करने वाली गोली की आवश्यकता होगी। अभी ये हुआन को डिवोरिंग सिस्टम की 2 कमियां पहले ही पता चल चुकी थी। सबसे पहले, वो सामान्य रूप से खेती नहीं कर सकता था और दूसरी बात, उसे बड़ी संख्या में चीजें खाने की जरूरत थी। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 7, लियोए के साथ एक दुर्घटना हुई है। डिवोरिंग सिस्टम की पद्धति के संबंध में एक अच्छी बात है, जब तक वो निगलने में सक्षम है, वो पागल हो जाने के डर के बिना स्तर बढ़ाएगा। जिसके बारे में बोलते हुए हाल ही में उनके दिमाग में एक नया शब्द आया, ये डिवो पॉइंट था। डिवोरिंग पॉइंट्स क्या है? ये जुबान ने आश्चर्य से प्रश्न किया। कुछ समय पहले उसने जो स्पिरिट गैदर पिल खाई थी, उसकी कीमत 10 लाख चांदी थी, जो एक बेहद कीमती वस्तु थी। हालांकि उसे बहुत कम अंक ही प्राप्त हुए। आरंभ में इन बिंदुओं का क्या उपयोग था? डिवोरिंग पॉइंट्स का आदान प्रदान मार्शल आर्ट कौशल, ब्लडलाइंस, दिव्य हथियार, खजाने आदि के लिए किया जा सकता है। ये जुबान की प्रतीक्षा किए बिना उसके दिमाग में एक सूची दिखाई दी। उसकी आंखें झुक गईं और करीब से देखने के लिए वो झुक गया। लेवल 5 मार्शल आर्ट कौशल के लिए केवल थोड़े से डिवोरिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है। टाइगर दहाड़ मुट्ठी, गिरता हुआ हंस पैर, वज्र तलवार तकनीक। ये जुबान अपने कहे शब्दों को बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अभी देखा कि हम सभी स्तर 5 मार्शल आर्ट कौशल हैं, प्रत्येक की कीमत लाखों चांदी है। सिस्टम, मुझे डिवोरिंग पॉइंट कैसे मिलेंगे? मेजबान बहुमूल्य सामग्रियों को अवशोषित कर सकता है और बदले में अंक प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर ये जुबान की आंखें चमक उठी। उसने अभी अभी 10 लाख से अधिक चांदी की कीमत वाली स्पिरिट गैदरिंग पिल खाई थी और कुछ डिवोरिंग पॉइंट्स अर्जित किए थे। यदि वह सामग्री और कौशल को निगलने की सफलता दर के लिए इस बिंदु का आदान प्रदान करता, फिर मुला के लिए दूसरों को कौशल सिखाता, तो क्या वह अमीर नहीं होता? यदि उसे अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए कीमती सामग्रियों के बदले उस अर्जित धन का उपयोग करना है, तो क्या वह अजेय नहीं होगा? हालांकि अगले ही पल उसे अचानक कुछ याद आ गया। हालांकि लेवल 5 की खेती की तकनीक कीमती थी, बहुत से लोग केवल एक कारण से इसे अपना नहीं पाए, उनके पास पर्याप्त आय का अभाव था। क्लाउड मर्ज सिटी में 4 बड़े कुलों के अलावा कौन एक बार में कई लाख टन चांदी खर्च कर सकता है? सर्वाधिकार, कॉपीराइट, डब्ल्यू या डी अंश, सांस। ये जुबान ने निराशा में अपना सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसकी जगह उत्साह की भावना आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है, उसके डिवोरिंग पॉइंट्स को खेती की तकनीक के बदले बदला जा सकता है। उपलब्ध वस्तुओं में से ब्लडलाइंस नामक एक श्रेणी थी जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक जानवर राजा की रक्तरेखा, एक श्रेष्ठ रक्तरेखा, सभी जानवरों को मालिक के अधीन कर सकती है, शरीर की कठोरता को बढ़ाती है। ब्लूम क्लोन ब्लड लाइन, एक शीर्ष स्तरीय ब्लड लाइन, बढ़ने के लिए दूसरों के खून को अवशोषित कर सकती है, चमगादड़ में बदल सकती है। वुल्फ ब्लड लाइन, शीर्ष स्तरीय ब्लड लाइन, शरीर की कठोरता को बढ़ाती है। वेयरवुल्फ में बदलने की क्षमता, चांदनी के नीचे स्नान करने से क्षमता बढ़ती है। सी ड्रैगन ब्लड लाइन, शीर्ष स्तरीय ब्लड लाइन, शरीर की समग्र कठोरता को बढ़ाती है, समुद्री ड्रैगन में बदल सकती है। गोल्डन टाइटन ब्लड लाइन, शीर्ष स्तरीय ब्लड लाइन, मजबूत शारीरिक क्षमताएं और शरीर, टाइटन में बदलने की क्षमता।
खरीद के लिए उपलब्ध ब्लडलाइनों को देखते हुए ये हुआन लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। मुंह थोड़ा खुला हुआ था और कुछ भी कहने में असमर्थ थी। उसने जो गवाही दी वो कम से कम चौंकाने वाली थी। यहाँ तक कि दिव्य ब्लडलाइन भी थी। एजियो ड्रैगन ब्लडलाइन, व्हाइट टाइगर ब्लडलाइन, वर्मिलियन फीनिक्स ब्लडलाइन, ब्लैक टोटोइस ब्लडलाइन, क्विलिन बर्ड ब्लडलाइन। इसके अलावा उन्होंने असुर युद्ध देवता की रक्तरेखा, दानव राजा की रक्तरेखा और दुनिया को चौंकाने वाली कई अन्य रक्तरेखाएं भी देखी। ये हुआन ने उनकी चाहत की, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों ने खून की कीमत देखी, उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं, उसकी नाक से खून बहने लगा। उसे बहुत सारे शून्य ही दिखाई दे रहे थे। उसने दैवीय ब्लडलाइंस की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उन ब्लडलाइंस की ओर रुख कर लिया जिन्हें वो वहन करने में सक्षम था। पवन तेंदुए की रक्तरेखा का पीछा करना। निम्न स्तर की रक्तरेखा दौड़ने की गति बढ़ाती है। 100 जानवरों की रक्तरेखा। निम्न स्तर की रक्तरेखा शरीर को मजबूत बनाती है। 100 जानवरों की ताकत। 100 ब्लॉसम ब्लड लाइन। निम्न स्तर की ब्लड लाइन पुनर्योजी क्षमताओं को बढ़ाती है। जहर के प्रति प्रतिरक्षा। बहुत सारी निम्न स्तरीय रक्तरेखाएं थी, फिर भी वह ये हुआन एक भी निम्न स्तरीय रक्तरेखा खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके पास बहुत कम डिवोरिंग पॉइंट थे। ऐसा लगता है कि मुझे अधिक अंक हासिल करने के लिए प्रयास जारी रखना होगा। द 100 ब्लॉसम ब्लड लाइन ने उनकी रुचि को बढ़ाया। वो जहरों से प्रतिरक्षित होगा। वो अब दुश्मनों द्वारा उसे जहर देने की थोड़ी सी भी संभावना से नहीं डरेगा। जैसे ही ये जुबान ने ऊपर जाने के तरीकों पर विचार किया, एक आकृति ने अचानक आंगन का दरवाजा खोला और तेजी से गड़बड़ करते हुए अंदर चली गई। तार्किक रूप से कहें तो लियूर को इतनी जल्दी वापस नहीं लौटना चाहिए था, लेकिन वो लौट आए। वो भी गलत लग रही थी। युवा मास्टर आंगन में प्रवेश करने के बाद लियूर ने अपने कपड़े कस लिए और धीरे से ये हुआन को बुलाया। हालांकि ये जुबान इस लड़की को लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन वो कुछ सुराग लगा सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो घर वापस लौट रही थी, उसके गालों पर आंसुओं की धार बह रही थी। उसका शरीर फटा हुआ था और गंदा भी था। शरीर पर हल्के घाव भी थे। ये स्पष्ट था कि उसे पीटा गया था। ये जुबान तुरंत आगे बढ़ी और लियोर का कंधा पकड़ लिया। लियोर, क्या हो रहा है? तुम्हें किसने धमकाया? नहीं नहीं, किसी ने मुझे तंग नहीं किया यंग मास्टर। लियोर ने जोर से सिर हिलाया। ये लियोर ही थी जो दरवाजे में प्रवेश करते समय गलती से गिर गई। बकवास। मुझे बताओ कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई। ये जुबान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत उसके लबादे का कॉलर खींच लिया। इतना जरूर है कि उसके कंधों पर कुछ खरोंचें थीं, जो किसी महिला के नाखूनों की लग रही थी। वो लियोर की बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता था? उसके शरीर पर काले और नीले चोट के निशान थे। यह कोई पत्थर नहीं हो सकता जिसने उसे खरोंच दिया, है ना? लियोए, मुझे बताओ। ये जुबान का चेहरा ठंडा हो गया। लियोएर, जो अभी हाल ही में रोई थी, उसने ये जुबान की गुस्से भरी दहाड़ और उसके प्रति गहरी देखभाल को महसूस किया। जब उसने वापस सोचा कि क्या हुआ था, तो तुरंत आंसू बह निकले और उसने खुद को ये जुबान के गर्मजोशी भरे आलिंगन में फेंक दिया। लियोर अभी अभी बाहर गया था। यंग मास्टर के लिए कपड़ों का एक टुकड़ा चुनने की कोशिश कर रहा था। कौन जानता है कि रास्ते में मेरी मुलाकात चेन मेई से होगी। उसने कहा कि यंग मास्टर बेकार है। लियोर क्रोधित हो गया और लियोर ने अपने गालों से बहते आंसुओं के साथ कहा। और तब ये जुबान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। और फिर उसने मुझे मारा, लियोर ने हकलाते हुए कहा। मेरे कपड़े फाड़ दिए और उसे सड़कों पर फेंक दिया। क्या? ये जुबान का ठंडा चेहरा डूब गया। उसने तुरंत पूछा, इस चेन मेई में हिम्मत है? वह कौन है? लियोए ने अपने आंसू पोंछे। वो चेन कबीले के युवा मास्टर की नौकर है। चेन कबीला, युवा मास्टर, चेन सॉन्ग। ये जुबान के मन में इस व्यक्ति के बारे में स्पष्ट धारणा थी। ये चेन सॉन्ग उनसे 2 साल बड़ा था। उनकी साधना मार्शल दाव मार्ग के चौथे मध्य चरण में थी। उन्हें एक शीर्ष व्यक्ति माना जा सकता है। ये चेन सॉन्ग भी उस समय मौजूद था। ये जुबान ने सवाल किया। लियोएर ने हल्के से अपना सिर हिलाया। जब चेन मेई ने मुझे पीटा तो वो ड्रंकन हाउस रेस्तरां के अंदर खाना खा रहा था। सौभाग्य से शहर के गार्ड वहां से गुजर रहे थे, अन्यथा। ठीक है, मैं समझता हूँ। ये जुबान ने अपने दिल में भड़कते गुस्से को दबाया और धीरे से लियोर के बालों को सहलाया। क्लाउड मर्ज सिटी में 4 शीर्ष कबीले थे। ये और लिन कबीले के अलावा चेन कबीले और सिटी लॉर्ड्स पैलेस के वो कबीले भी मौजूद हैं। चेन कबीले की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था, लेकिन फिर भी ये हुआन को बदला लेना था। ये छोटी लड़की इतने लंबे समय से उसके साथ थी, यहाँ तक कि जब वो अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया, तब भी वो रुकी रही। यदि वो बेकार खड़ा रहे तो वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा? युवा मास्टर, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लियोर थोड़ा चिंतित था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, ये जुबान ने उसके बालों को सहलाया और धीरे से मुस्कुराई। ये ठीक है, यंग मास्टर ने पहले ही अपनी ताकत वापस पा ली है। मेरी साधना अब और भी गहरी हो गई है। आह, युवा मास्टर, आपका डेंटियन। लियोएर की आंखें सदमे से फैल गईं। हाँ, इसकी मरम्मत पहले ही हो चुकी है। लियोएर, तुम घर पर रहो, ठीक है? यंग मास्टर जल्द ही वापस आएंगे, ये हुआन ने जाने से पहले कहा। अध्याय 8। क्या वो बेकार नहीं है? ये जुबान की धारणा में लियोर को धमकाना उसे धमकाने के बराबर था। उन्होंने लियोर को झेले गए कष्टों को 2 गुना करके लौटाने की शपथ ली। ड्रंकन हाउस की ओर चलते समय उसकी आंखें ठंडी थी। उसने सुना कि चेन सॉन्ग को अक्सर ड्रंकन हाउस में जाना पसंद था। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ ही समय बाद ये हुआन ने खुद को ड्रंकन हाउस नामक रेस्तरां के सामने वाले दरवाजे पर पाया। इससे पहले कि उसे अंदर का पता लगाने का मौका मिलता, ये जुबान ने दूसरी मंजिल से लापरवाह हंसी की आवाज सुनी। सौभाग्य से ये हुआन को पहले चेन सॉन्ग को देखने का मौका मिला था। दूसरी मंजिल पर आवाज परिचित थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह हंसी चेन सॉन्ग की है। फिर अप्रत्याशित घटना घटी। चेन सॉन्ग ने जिस व्यक्ति से बातचीत की, उसकी आवाज भी एक परिचित व्यक्ति थी, जिससे ये हुआन अतीत में मिली थी। दूसरी पार्टी ये झांग का बेटा और ये हुआन का चचेरा भाई, ये काय था। ये काय मार्शल दाव के शुरुआती चौथे चरण में चेन सॉन्ग के समान उम्र के थे। नोट: दाव का अर्थ है रास्ता। ये काय, उसने चेन सॉन्ग के साथ कब तालमेल बिठाया?
ऊपर जाने से पहले ये हुआन ने उत्सुकता से मन ही मन बुदबुदाया। ड्रंकन हाउस की दूसरी मंजिल को कई निजी कमरों के साथ आवंटित किया गया था। आवाज का स्रोत ढूंढने के लिए उसके कान खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि उसे मौका मिलता, चेन सॉन्ग की तेज आवाज हवा में गूंज गई। हाँ, मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा कि उस बेकार ये हुआन के डेंटियन को नष्ट करने के बाद लिन कबीले तुरंत अपनी सगाई तोड़ देंगे। वो शापित बुरा आदमी लिनमिंग, जब मेरे पिता ने शादी का विचार प्रस्तावित किया था, उसने वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने भी कभी यह संभव नहीं सोचा था। उस बदकिस्मत ये जुबान को किसने कहा था कि वो अपनी सारी खेती खो दे। लेकिन वो लिन जुए काफी रहस्यमय है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद सुंदर है। अगर मैं उससे शादी कर पाता, ये बहुत अच्छा होगा। अय्या भाई, ये आप जो कहते हैं उसमें सावधान रहें। वो पहले से ही एक रहस्यमय और शक्ति संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार कर ली गई है। उसकी संभावनाएं असीमित हैं। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने सुना है कि लिन जुए पहले ही क्लाउड मर्ज सिटी छोड़ चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो दूर से हमारी बातचीत सुन लेगी? सावधान रहें कि दुनिया को देखने में सक्षम जहाज के बारे में नकारात्मक बातें न करें। वैसे भी चलो इस कचरे के बारे में बात करते हैं। ये हुआन भाई, ये को शायद यह नहीं पता होगा, लेकिन अभी बहुत समय पहले नहीं, जब मेरे नौकर ने उस कचरे के नौकर को देखा था, उसने बेरहमी से कूड़ेदान के नौकर को अपमानित किया। सच कहूं तो कूड़े के उस टुकड़े ये हुआन के पास वास्तव में बहुत अच्छी नौकरानी है, फिर भी वो ये भी नहीं जानता कि उसके पास जो कुछ है उसे कैसे संजोया जाए। चेन सॉन्ग ने अभी तक अपना वाक्य पूरा नहीं किया था, क्योंकि ठीक बाद ये हुआन, जो दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था, अब खाली नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। बजना दरवाजा पांचवें चरण के मार्शल डाउ की लात का सामना नहीं कर सका, और इसलिए दरवाजा तुरंत गिर गया और खाने की मेज से टकरा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कौन है जो परेशानियां पैदा करने की हिम्मत करता है? चेन सॉन्ग, जो कमरे में था, अपनी कुर्सी से कूद गया। जैसे ही उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने देखा कि कोई उसका गला पकड़ने और उसे हवा में उठाने के लिए तेजी से उसके सामने आ रहा है। कौन इतना साहसी था कि उसने चेन कबीले के युवा मास्टर की गर्दन को कसकर पकड़ लिया? ये का इतना हैरान हो गया कि जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसका मुंह जमीन पर झुक गया। ऐसा लग रहा था कि इसमें 1 दर्जन मुर्गी के अंडे समा सकते हैं। क्या वो व्यक्ति जो कमरे में तेजी से आया था वो वही कचरा नहीं था जिसके बारे में वे अभी बात कर रहे थे? तुम मरने के लायक हो। ये जुबान की आंखें ठंडे बर्फीलेपन से चमक उठी। उग्र दहाड़ के साथ उसने चेन सॉन्ग को जोरदार थप्पड़ मारा। पाँव थप्पड़ जोरदार और भारी था। चेन सॉन्ग ने अपना चेहरा अपने हाथ की हथेली से ढक लिया। वो इतना चौंक गया कि वो उस व्यक्ति के जोरदार थप्पड़ पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया। ये हुआन, तुम क्या कर रहे हो? ये काई उत्सुकता से चिल्लाया। नीचे रखो भाई चेन। क्या? जब चेन सॉन्ग ने ये शब्द सुने तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने उसका गला कसकर पकड़ा और उसे ऊपर उठाया वो वास्तव में ये हुआन था, जिसे वे कचरा कहते थे। वो ये हुआन जो अपनी कड़वी कठिनाई का सामना नहीं कर सका और आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गया। वो ये हुआन? कैसे? ये कैसे संभव है? ओह, ये हुआन, तुम? चेन सॉन्ग हकला रहा था। सांस लेने में कठिनाई होने के कारण वो अपने शब्द बोलने में असमर्थ था। क्या तुम मरना चाहते हो? ये जुबान ने चेन सॉन्ग की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सवाल किया। इस समय ये जुबान से एक ठंडी, घातक आभा निकल रही थी। उसके चेहरे पर भावनाओं का कोई संकेत नहीं था, केवल वो ऐसा लग रहा था मानो बर्फ से गढ़ा गया हो। और किसी तरह चेन सॉन्ग ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिला दिया। इसके अलावा वो ये हुआन से एक स्तर ऊपर था, लेकिन इस कचरा को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद डरपोकपन की बढ़ती भावना ने उसके आत्मा पर काबू पा लिया। आप न मरने का विकल्प चुन सकते हैं, आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये हुआन ने ठंडे स्वर में कहा। ये हुआन, रुको! ये काय चिल्लाया। जैसे ही वो चिल्लाया, ये काय तुरंत ये हुआन को उसके रास्ते में रोकने के इरादे से उसके पास चला गया। भाड़ में जाओ! ये जुबान ने उसके कंधे पर नजर डाली। बगल से एक किक के साथ ये काय, जो मार्शल दाव के शुरुआती चौथे चरण में थी, को जबरदस्ती दीवार के कोने में धकेल दिया गया। ये काय ने भ्रमित होकर अपनी भौहें उठाईं। वो और ये हुआन अब एक ही स्तर पर थे। उसे एक ही लात से कैसे उड़ा दिया जा सकता था? इस समय चेन सॉन्ग को एहसास हुआ कि वो ये जुबान से एक स्तर ऊपर था। वो क्या करे? चेन सॉन्ग ने तुरंत अपने खाली हाथ का इस्तेमाल किया और ये हुआन की छाती की ओर मुक्का मारा, लेकिन उसके बाद जिस हाथ ने उसके गले को बंद कर दिया था वो अचानक कड़ा हो गया। इसने चेन सॉन्ग की ताकत को जबरन निचोड़ लिया। ओह! चेन सॉन्ग सांस नहीं ले पा रहा था। ये जुबान की छाती पर उसने जो ताकत मारी, वो काफी हद तक कम हो गई। आखिर आप क्या चाहते हैं? क्या आप क्लाउड मर्ज सिटी में लोगों को मारना चाहते हैं? ये काय ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाया। चेन सॉन्ग चेन कबीले के कुलपति का भतीजा था। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ये और चेन कबीले कड़वी मौत से लड़ेंगे। वो सांस लेने के योग्य नहीं है। जैसे ही ये हुआन बोला, उसके बाएं हाथ ने उसकी छाती से एक खंजर खींच लिया। खंजर पकड़कर उसने अविश्वसनीय ताकत से अपनी कलाई पर वार किया। फुफकार! एक स्पष्ट ध्वनि फैल गई। चेन सॉन्ग के कपड़े तुरंत कटकर अलग हो गए। इसके बाद ये हुआन ने अपने पैर से किक मारी और चेन सॉन्ग को दूसरे कोने में उड़ा दिया। उसके बाद ये जुबान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कई बार खंजर घुमाया और चेन सॉन्ग के कपड़े काट दिए, जिससे उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा दिखने लगा। अब चेन सॉन्ग को आखिरकार समझ आ गया कि ये हुआन क्या करना चाहती थी। पहले उसके नौकर ने लियोर के कपड़े उतार दिए और अब ये जुबान उसके कपड़े उतार देगी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। चेन सॉन्ग की सांसें तेज हो गई और वो तुरंत जमीन से रैंक कर ऊपर आया। चिल्लाते हुए उसने ये जुबान पर एक मुक्का मारा। पासिंग फिस्ट आर्ट, अशिंग बुल। मुक्के का सामना करते हुए ये जुबान न तो हिली और न ही चकमा दी। इसके बजाय उसने प्रहार को रोकने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। अब जब उसने अपनी ताकत वापस पाली और मार्शल दाव के 5वें चरण में पहुंच गया, तो वो तुरंत बड़ी मात्रा में क्यूई ऊर्जा इकट्ठा कर सका। दरार! एक कर्कश ध्वनि हवा में गूंज उठी। चेन सॉन्ग का हाथ टूट गया। चेन सॉन्ग लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया और दिल दहला देने वाली चीख निकालते हुए दीवार से टकरा गया।
फुफकार, ये जुबान के खंजर से चेन सॉन्ग की पैंट फट गई और एक भारी खींच के साथ उसकी पूरी पैंट नहीं बची। अभी चेन सॉन्ग के पास केवल उसका क्रोच बचा था। तुम इतनी लापरवाही मत करो। क्या तुम हमारे चेन कबीले के दुश्मन बनना चाहते हो? चेन सॉन्ग ने अब ये हुआन की अचानक शक्ति के बारे में नहीं सोचा और तुरंत अपने समर्थन का उपयोग करके उसे धमकी दी। दुश्मन बन जाओ तो क्या? ये जुबान ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर से चेन सॉन्ग की छाती पर बेरहमी से कदम रखते हुए बाहर निकल गया। ये टाइटैनिक ताकत इसने बाद वाले को सांस छोड़ने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इसके तुरंत बाद ये हुआन ने फिर से खंजर चलाया। चेन सॉन्ग के शरीर से कपड़े का आखिरी टुकड़ा फट गया था। अध्याय 9, चेहरा खोना। आपका नौकर लियोर को नंगा करना चाहता है। आज मैं तुम्हें नंगा करके सड़कों पर फेंक दूंगा। जैसे ही ये हुआन ने बोलना समाप्त किया, उसने एक हाथ से चेन सॉन्ग के पैरों को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी और चेन सॉन्ग को खिड़की के किनारे खींच लिया क्योंकि ये काय ने इस दृश्य को देखा। ये हुआन, जल्दबाजी में कुछ मत करो। क्या तुम चाहते हो कि हमारा ये कबीला चेन कबीले से लड़े? ये काय ने उत्सुकता से ये हुआन को चेतावनी दी। यदि ये हुआन ने नग्न चेन सॉन्ग को सड़कों पर फेंक दिया तो ये और चेन कबीले में निश्चित रूप से कभी न खत्म होने वाला विवाद शुरू हो जाएगा। आखिर ये उनकी प्रतिष्ठा और चेहरे से जुड़ा मामला था। यदि ऐसा कुछ हुआ तो चेन सॉन्ग निकट भविष्य में क्लाउड मर्ज सिटी में खुद को कैसे स्थापित करेगा? बाद वाले को ये हुआन ने बुरी तरह हरा दिया था। वो अचंभित था, विरोध करने में असमर्थ था, इसलिए वो केवल ये जुबान को धमकी दे सकता था। ये हुआन, कुछ भी बेवकूफी मत करो। अगर तुमने मुझे फेंकने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें मार डालेंगे, निश्चित रूप से। चेन कबीले के भीतर चेन सॉन्ग की कुछ मामूली स्थिति थी। उनके पिता चेन कबीले के कुलपति के छोटे भाई थे। उल्लेख नहीं करने के लिए चेन सॉन्ग के पिता की ताकत मार्शल दाव के छठे चरण में थी, लेकिन ये जुबान को इसकी परवाह नहीं थी। वो डरता नहीं था। इस समय ये हुआन ने चेन सॉन्ग के ऊपरी शरीर को खिड़की से बाहर उठाया। जब तक वह अपनी पकड़ ढीली करेगा, वह गिर जाएगा। उसका शरीर खुला होगा और वह बिना कपड़ों के होगा। चेन सॉन्ग लगातार कांपता रहा। वह अब अपने नग्न शरीर को ढकने की जहमत नहीं उठा सकता था क्योंकि उसने एक हाथ से ये जुबान की बाहों को कसकर पकड़ लिया था, भले ही शर्मनाक तरीके से। मुख्य सड़क पर बहुत से लोग अपने अपने काम से काम करते हुए घूम रहे थे। कुछ लोगों ने ड्रंकन हाउस की दूसरी मंजिल के अंदर हंगामा देखना शुरू कर दिया और तुरंत सामने के प्रवेश द्वार के आसपास भीड़ लगाना शुरू कर दिया। देखो देखो, कोई नंगा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने उस नग्न युवक को पहले भी देखा है? क्या वो चेन कबीले का युवा मास्टर चेन सॉन्ग नहीं है? वो अक्सर ड्रंकन हाउस के अंदर खाना खाता है। क्या चेन सॉन्ग वो कौन था जिसने उसके सारे कपड़े उतारकर उसे खिड़की के बाहर लटकाने की हिम्मत की? सड़कें गर्म गपशप से उबल पड़ी। इस दृश्य को देखने के लिए कम से कम 100 से अधिक लोगों की भीड़ रुक गई जो वे कर रहे थे। चेन सॉन्ग अब शहर के भीतर प्रसिद्ध हो गया था, चाहे वो ऐसा चाहता हो या नहीं। मत जाने दो, मत जाने दो, मुझे वापस खींचने में अभी देर नहीं हुई है। चेन सॉन्ग ने नीचे नजर डाली। उसे गिरने का डर नहीं था। आखिरकार वह मार्शल दाव के चौथे चरण में था। यदि वो 4 से 5 मीटर नीचे गिर जाता है तो वो केवल मामूली चोटों के साथ ही चला जाएगा। इसके बजाय उसे अपमान का डर था। हे, बहुत देर हो चुकी है। ये जुबान ने एक धूर्त मुस्कान दिखाते हुए चेन सॉन्ग की पीड़ा का आनंद लिया। धीरे धीरे उसने चेन सॉन्ग को वापस अंदर खींच लिया। चेन सॉन्ग रोमांचित था, लेकिन अगले ही पल वो निराशा की गहरी खाई में गिर गया। ये जुबान का पैर उसकी छाती पर लगा। क्या चेन सॉन्ग का जबड़ा टूट गया? उसने पूरे दिल से सोचा कि ये हुआन के लिए बहुत हो गया और उसने उसे वापस खींचने की कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी छाती पर लात मारेगा। ये हुआन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। चेन सॉन्ग उड़ते ही जोर से चिल्लाया। फ्लॉप। कुछ ही समय बाद चेन सॉन्ग का चिकना शरीर जमीन पर बुरी तरह टूट गया। जबरदस्त टक्कर के कारण उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। हालांकि मानसिक चोट की तुलना में शारीरिक चोट क्या है? कर्ट उसे ऐसे ही भीड़ के सामने उतरने को मिला। गिरने के बाद उसकी चेतना धुंधली हो गई। चोटों के अलावा उसके पास अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं थी। इस प्रकार उसके चारों ओर घिरी भीड़ ने उसे स्पष्ट रूप से देखा, भागने में असमर्थ। चेन सॉन्ग को किनारे से देखने वाले कुछ लोगों ने उसकी त्वचा को चीनी मिट्टी की सफेद, किसी महिला की जैड जैसी गोरी त्वचा देखकर तेज चीख निकाली। चेन सॉन्ग को पता था कि उसका नाम पूरे क्लाउड मर्ज सिटी में फैल गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह अधिक गूंज रहा था और ये जुबान के रूप में चर्चा की जा रही थी। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। ये और चेन कबीले युद्ध करने जा रहे हैं। ये हुआन ने चेन सॉन्ग की गरिमा छीन ली है। दोनों कबीले इस बार लड़ने जा रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है? क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि ये हुआन ने स्वर्ग को क्रोधित किया था और उसके डेंटियन को अपंग करके उसे दंडित किया था? ये फर्जी खबर है। एक अपाहिज चेन सॉन्ग को कैसे उठा सकता है और उसे लात मारकर उड़ा सकता है? ये भी सही नहीं है। मैंने सुना है कि यह चेन सॉन्ग मार्शल दाव के चौथे मध्य चरण में है। ये भी कहा जाता है कि वो जल्द ही चरम चरण को पार कर जाएगा। असंभव। ये चेन सॉन्ग चेन कबीले की 4 प्रतिभाओं में से एक है। वो पेपर टाइगर कैसे हो सकता है? नोट: पेपर टाइगर चीनी वाक्यांश जी लाओहू का शाब्दिक अंग्रेजी अनुवाद है। ये शब्द किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो खतरनाक लगती है लेकिन अप्रभावी है और चुनौती का सामना करने में असमर्थ है। जैसे ही दर्शक दबी आवाज में आपस में चर्चा कर रहे थे, ऊपर आसमान से एक और आवाज गूंजी। जल्द ही एक और आकृति आसमान से उतरी। उसका शरीर दर्द से जमीन पर गिर रहा था। हालांकि इस बार ये पूरी तरह से कपड़े पहने हुए व्यक्ति था। फ्लॉप। यह व्यक्ति चेन सॉन्ग की तरफ टूट पड़ा जो अचंभे में था। अरे, क्या ये कबीले की ये काय नहीं है? हे भगवान, ये हुआन के साथ क्या हो रहा है? उसने न केवल चेन कबीले के चेन सॉन्ग को पीटा, बल्कि उसने अपने ही कबीले के सदस्य ये काय को भी पीटा। अजीब, क्या ये और चेन कबीले दुश्मन नहीं है? ये काय ने खुद को चेन सॉन्ग के साथ कैसे मिला लिया? आसपास की भीड़ और अधिक उत्सुक हो गई। वे एक के बाद एक सिद्धांतों पर चर्चा करने लगे। ये गर्मागर्म गपशप थी। हालांकि चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी।
चेन सॉन्ग और ये काय के गिरने के बाद एक और व्यक्ति दूसरी मंजिल से बाहर निकला, लेकिन इस बार ये आंकड़ा जमीन पर औंधे मुंह नहीं गिरा। इसके बजाय वो दोनों पैरों पर धीरे से उतरा। यह व्यक्ति ये जुबान था जिसने हाल ही में चेन सॉन्ग और ये काय को बाहर कर दिया था। यदि आप कोई अक्षम्य पाप करते हैं तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। ये हुआन ने खर्राटा लिया, फिर बिना पीछे देखे चला गया। ये वास्तव में ये जुबान है। भीड़ में से एक अजनबी चिल्लाया जिसने उसे पहचान लिया। ड्रंकन हाउस छोड़ने के बाद ये जुबान सीधे घर चली गई। वो जानता था कि आज होने वाली घटनाएं नियंत्रण खो देंगी। वो जानता था कि अंतिम परिणाम क्या होंगे, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। लियो न केवल उनका नौकर था, बल्कि उनकी अपनी बहन की तरह भी था। जब वो कुछ नहीं करता तो वो अपनी बहन को धमकाते हुए कैसे देख सकता था? हालांकि चेन सॉन्ग को थप्पड़ मारने के दौरान उन्हें फायदा हुआ। चेन कबीले ने चेन सॉन्ग को सावधानीपूर्वक बड़ा किया। निश्चित रूप से उसके शरीर में कई अच्छी चीजें छिपी होंगी, और निश्चित रूप से जैसे ही उसने उसे नग्न किया, ये हुआन ने चेन सॉन्ग से 2 तलवारें और डैन की बोतलें लूट ली। तुरंत ये हुआन छोटी गली की ओर चला गया और ध्यान से 2 कीमती तलवारों का आकार लिया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, ये दोनों तलवारें निम्न श्रेणी के घातक हथियार लगती हैं। मुझे आश्चर्य है कि इन्हें खाने के बाद मेरी खेती कितनी बढ़ जाएगी। जैसे ही ये हुआन ने कीमती तलवार को निगलने के बारे में सोचा, तलवार एक अच्छा समय था। कम से कम 1 लाख चांदी का मूल्य। यह निश्चित रूप से ये जुबान के साधना स्तर को बढ़ाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बार में तलवार निगल पाऊंगा। ये जुबान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज से वो लड़ते हुए दूसरों के हथियार निगल जाएगा। फ्यूचर ये जुबान, उकसाना मत, नहीं तो मैं तुम्हारी दिव्य तलवार को खा जाऊंगा। तलवार निगलने के बाद ये हुआन ने अपना ध्यान डैन की 3 बोतलों पर केंद्रित किया। ये तीनों बोतलें बेहद कीमती थी और इनकी कीमत कम से कम 200 चांदी थी। करने के लिए जारी वास्तविक समय अध्याय अपडेट और बड़े पैमाने पर रिलीज का मौका पाने के लिए हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर हमसे जुड़े। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे शामिल हो सकते हैं। इस लिंक के माध्यम से डिस्कॉर्ड से जुड़े। वहां पहुंचने के बाद #वाइब्रेशन मोड अधिसूचित भूमिकाएं पर जाएं और चुनें कटलो सुपर डिवोरिंग सिस्टम के लिए। फिर आपको अध्याय अद्यतन सूचनाएं और कभी कभी बड़े पैमाने पर रिलीज प्राप्त होंगी। अध्याय 10। इस स्थान को छोड़ना। डैन की तीनों बोतलें बिना किसी कठिनाई के ये हुआन द्वारा निगल ली गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि मार्शल दाव के 5वें चरण के मध्य को तोड़ने के लिए उन्हें केवल लगभग 500,000 चांदी टन के कुछ सामानों की आवश्यकता होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि हालांकि ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें वह खा सकता था, सिस्टम ने उन्हें बेकार पाया, इसलिए उसे बेकार चीजों को खाने से कोई अंत नहीं मिला। अभी वो 5वें मध्य चरण को पार करने के एक कदम करीब था। एक बार जब वो सफल हो जाता है तो वो एक ही झटके में पूरी चेन कबीले की युवा पीढ़ी को खत्म करने में सक्षम हो जाएगा। इस तरह की प्रतिभा को केवल उंगलियों पर ही गिना जा सकता है, यहाँ तक कि पूरी स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय में भी। यदि उसे संप्रदाय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई तो उसे अपने विकास को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए उचित ध्यान और संसाधन प्राप्त होंगे। हालांकि 500,000 चांदी टन कोई छोटी रकम नहीं थी। उन्हें चेन सॉन्ग और ये काय से कुल 20,000 चांदी के सिक्के ही मिले थे, जो बहुत ही कम रकम थी। आखिर बाहर घूमने जाते समय बहुत ज्यादा चांदी के ताजे अपने साथ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। जब तक मेरे पास पैसा और संसाधन है, मैं कई बार स्तर बढ़ा सकता हूँ। खेती के सामान्य रास्ते की तुलना में ये बहुत आसान होगा। ये हुआन धीरे से बुदबुदाया। ये काय ने खजाने की तलवार पकड़ ली और घर वापस चला गया। पहले उस बदकिस्मत भूत का दांतिन नष्ट हो गया था और उसकी सारी खेती नष्ट हो गई थी। अपनी खेती के आधार को पुनः प्राप्त करने के एक हताश प्रयास में ये हुआन ने अपना सारा सामान फेंक दिया और बेच दिया, जिसमें वह तलवार भी शामिल थी जो उसने ये काय से छीनी थी। सच पूछो तो तलवार उसी की थी। ये हुआन के पास भविष्य के लिए अपनी योजनाएं थी और उसे तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उसे नहीं खाया। जहां तक चेन सॉन्ग की गंदगी की बात है तो उसे गंदगी साफ करनी होगी। घर वापस आते समय ये जुबान ने बहुत सारी चीजें खरीदी। उन्हें थोड़े समय के लिए क्लाउड मर्ज सिटी छोड़ना पड़ा। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। लियोएर घर से बाहर चला गया। मन, यंग मास्टर पहले ही आपसे बदला ले चुका है। आपने जो कष्ट सहे वे व्यर्थ नहीं थे। मैंने चेन सॉन्ग के सारे कपड़े उतार दिए और उसे सड़कों पर फेंक दिया। ये जुबान मुस्कुराई। जब उसने ये सुना, लियोएर के पतले होंठ खुल गए। ये हुआन केवल आधे घंटे के लिए गया था, फिर भी उसने पहले ही अपना बदला ले लिया था। युवा मास्टर, लियोएर की आंखें तुरंत नम हो गईं। संभवतः केवल ये हुआन, ये युवा मास्टर, चेन सॉन्ग को नंगा करने और उसे सड़कों पर लात मारने की हिम्मत करेगा। आह लियोएर, तुम फिर से रो रही हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये जुबान ने लियोर के रेशमी बालों को सहलाया। फिर उसने अपनी छाती से एक छोटी जैद बोतल निकाली। यह उपचारात्मक औषधि है। लियोर, अपने घावों पर मरहम लगाने के लिए इसका उपयोग करें। इसके अलावा मैं अपने साथ काफी कुछ चीजें भी लाया हूँ। याद रखें कि अगले कुछ दिनों तक बाहर न निकलें। हालांकि लियोएर केवल एक बच्ची थी, फिर भी वो मूर्ख नहीं थी। उसने उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ समय के लिए क्लाउड मर्ज सिटी छोड़ना होगा। अभी हमारे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने पिता के दोस्त से संपर्क करना चाहता हूँ। ये हुआन ने धीरे से कहा। वो झूठ बोला। यही एकमात्र अच्छा कारण था जो वह लेकर आया। हालांकि सच कहा जाए तो वो किसी की तलाश में नहीं, बल्कि अनुभव हासिल करने के लिए बाहर जा रहा था। उसके पास कुल मिलाकर केवल 30,000 चांदी की ताइयां और ये काय की कीमती तलवार थी। इसलिए उसने बाहर जाकर कीमती सामग्री बेचने के लिए कुछ राक्षसी जानवरों का शिकार करने की योजना बनाई। लियोएर भी आपके साथ जाएगा? लियोएर ने चिंतित होकर उत्तर दिया। लियोएर, डरो मत। युवा मास्टर ने पहले ही अपनी ताकत वापस पा ली है। वास्तव में मैं अब और भी मजबूत हो गया हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। याद रखो, जब तक मैं जाऊं तुम बाहर न जाना। लियोर जैसी सामान्य लड़की के लिए शहर में रहना ज्यादा सुरक्षित था। इसके अलावा उन्होंने जो हवेली खरीदी थी वो सुनसान थी और वहां ज्यादा पैदल चलने वाले लोग नहीं थे। ऐसे में उसकी सुरक्षा ठीक होनी चाहिए।
ठीक है, फिर लियो एयर यहाँ आपका इंतजार करेगा। युवा मास्टर, आपको सावधान रहना चाहिए। लियो एयर को पता था कि वो केवल ये जुबान के लिए बोझ साबित होगी, इसलिए उसने उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर नहीं किया। अगर रास्ते में कुछ खतरनाक होता तो ये जुबान उसकी रक्षा करती। यह उसकी पीठ पर अतिरिक्त बोझ लादने के बराबर था। ठीक है, तो मैं जाऊंगा, मैं यथाशीघ्र घर वापस आऊंगा, ये हुआन ने लियो एयर के सिर पर हाथ फेरते हुए दोहराया। लियो ने सिर हिलाया और ये हुआन की ओर हाथ हिलाया, उसके छोटे चेहरे से अनिच्छा का भाव प्रकट हो रहा था। युवा मास्टर, आपको जल्दी वापस आना होगा। ठीक है, फिर ये जुबान चली गई। अपना निवास छोड़ने के बाद ये हुआन अस्तबल की ओर गया और एक अच्छा घोड़ा खरीदा। जब वो प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहा था तो वह हेम के साथ केवल 10,000 चांदी की टन लेकर आया। शेष 20,000 लियो रा को दिए गए। एड्स बाय पर फ्यूचर। फिर वो सड़क के बाजार में गया और क्लाउड मर्ज सिटी छोड़ने से पहले प्रशिक्षण के लिए आवश्यक चीजें खरीदी। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कबीला पूरे क्लाउड मर्ज सिटी में दिन रात उनकी तलाश करेगा। आखिरकार उसने चेन सॉन्ग को, जो मार्शल दाव के चौथे मध्य चरण में था, सड़कों पर फेंकने से पहले नग्न कर दिया। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, उसका खेती का आधार बहाल हो गया था। हाय, ये हुआन अपने घोड़े पर सवार हुआ और दूर तक सरपट दौड़ने लगा। हालांकि इस दुनिया में आने से पहले उसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी, फिर भी ये हुआन को भाग्यशाली माना जा सकता है। वो बदकिस्मत भूत घोड़े की सवारी करना जानता था। वो 18 में एक पर्वत श्रृंखला नामक स्थान की यात्रा कर रहा था। उस स्थान पर असंख्य दानव जानवर रहते हैं। ये हुआन इस समय मार्शल दाव के शुरुआती 5वें चरण में था। जब तक उसका सामना छठे चरण या उससे ऊपर के दानव जानवरों से नहीं होता, तब तक उसे ठीक होना चाहिए। इसके अलावा 18 क्लाउड पर्वत श्रृंखला में अधिक शक्तिशाली दानव जानवर आंतरिक पर्वत श्रृंखला में स्थित थे। ये जुबान ने केवल पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में प्रशिक्षण लेने की योजना बनाई थी। अंततः शाम ढलने पर 18 क्लाउड पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले उन्होंने यात्रा करते हुए एक दिन से अधिक समय बिताया। ये स्थान यहाँ प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक था। बहुत से लोग प्रशिक्षण के लिए इस स्थान की यात्रा करते हैं। हालांकि रात होने के कारण बाहर ज्यादा लोग नहीं थे। देर हो रही है, मुझे आराम करने जाना चाहिए, मैं कल अंदर जाऊंगा। ये हुआन ने अपने मार्शल कौशल का अभ्यास करने के लिए समय निकालने के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठने से पहले कुछ देर सोचा। आखिरकार यह निकाय ये कबीले की नंबर 1 प्रतिभा थी। उनके द्वारा प्रशिक्षित मार्शल आर्ट कौशल उच्च रैंकिंग का था। लेकिन ये हुआन केवल एक साधारण आदमी था जो इस कुत्ते खाने वाले कुत्ते की दुनिया में स्थानांतरित हो गया। वो कुछ भी नहीं जानता था। उच्च रैंकिंग मार्शल आर्ट कौशल तो दूर की बात है। हालांकि दुर्भाग्यशाली भूत के पास मौजूद युद्ध तकनीकों के साथ साथ अभ्यास के कुछ सेटों के बाद उसे लगा कि उसकी युद्ध कौशल बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगले दिन वो भोर से पहले उठा और 18 बादल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर गया, ये जुबान को एक हरी चमड़ी वाला जंगली सुअर मिला। उनकी स्मृतियों के अनुसार इस दानव जानवर को हरे बालों वाला सुअर कहा जाता था। इसकी ताकत दूसरे स्तर पर थी, जो मार्शल दाव के दूसरे चरण के कल्टीवेटर के बराबर थी। एक मुक्का तुम्हें तुम्हारी कब्र तक पहुंचा देगा। ये जुबान ने अपनी तलवार नहीं निकाली और सीधे हरे बालों वाले सुअर दानव बीट पर अपनी मुट्ठी मार दी, जिससे उसे जल्दी ही मौत का सामना करना पड़ा। मार्शल दाव में 10 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण एक कल्टीवेटर की ताकत को 100 जिन तक बढ़ा सकता है। मेरे एक आकस्मिक मुक्के की ताकत 600-700 जिन है। लेवल 2 मार्शल आर्ट्स बैक कनेक्टिंग फिस्ट से प्रोत्साहन के अलावा मुझे तीसरे स्तर पर या उससे नीचे के एक दानव जानवर को एक मुक्के से मारने में सक्षम होना चाहिए।